वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एएलपी सीबीटी 2 के लिए, जो कि फ्रेंड्स कल आप लोगों का पेपर है, यानी कि 19 मार्च 2025 को आप लोगों का सीबीटी 2 का पेपर है। होपफुली आप लोग काफ़ी बी ऑनेस्टली आप लोग काफ़ी प्रिपेयर्ड हो गए होंगे आप लोग पेपर के लिए, सीबीटी 2 के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोग प्रिपेयर्ड हुए होंगे तो आप लोग ज़रूर सीबीटी यानी कि ट्रेड के लिए आप लोग क्वार्टरली क्लासेस का ज़रूर सहायता लिए होंगे। तो मैं उन्हीं का पीडीएफ आज पूरे के पूरे लास्ट तौर पे पूरे के पूरे रिवीजन तौर पे करवा देता हूं, जो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए आज मैं पूरे के तौर पे रिवीजन करवा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोग क्या लिख रहा। सबसे पहले फ्रेंड एसी थ्योरी है, ये टोटल 14 पेज का होगा पूरा शॉर्ट रिवीजन। तो प्रतिवर्ती धारा सिद्धांत, तो प्रेकीय प्रतिघात यानी एक्सेल। तो फ्रेंड्स, एक्सेल का फॉर्मूला देख लीजिए, क्या होता है ओमेगा एल होता है। क्या होता है ओमेगा एल। और ओमेगा के लिए हमेशा क्या लिखते हैं 2 पाई f4 फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और एल। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। इसे इंडक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। और फ्रेंड्स एक होता है देखिए कैपेसिटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वो जो होता है हमेशा इन्वर्सली होता है, यानी कि फ्रेंड्स इसे आप लोग लिख सकते हैं 1/ओमेगा c लिख सकते हैं। और ओमेगा के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं 2 पाई f लिखते हैं। क्लियर है। सी फोर कैपेसिटेंस होता है। और याद रखेंगे आप लोग, देखिए सबसे पहले इंडक्टिव हो गया, चाहे कैपेसिटर हो गया, या फिर रेजिस्टेंस हो गया, या फिर फ्रेंड्स एलसीआर याद करिए, एलसीआर, ये तीनों का जो ऐसा यूनिट होता है वह ओम होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है अधिकतम मान बटा आरएमएस वैल्यू होता है, यानी कि फ्रेंड्स मैक्सिमम वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू होता है ये पीक वैल्यू का। वही फॉर्म फैक्टर का। तो फॉर्म अगर आप लोग लिखते, देखिए ट्रिक में बताता हूँ, फॉर्म अगर आप लोग लिखते हैं तो सिंपल वे में देखिए आर एम आ रहा ना, तो आप लोग को सबसे पहले आरएमएस का वैल्यू निकालना है, यानी आरएमएस बाय वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है। होपफुली मे बी पॉसिबिलिटी ये क्वेश्चन दोनों में से कहीं ना कहीं पूछ सकता है। एसी का फॉर्म फैक्टर यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो फॉर्म फैक्टर होता है वह 1.11 होता है। वही बात करना चाहते हैं डीसी का यानी डायरेक्ट करंट का जो फॉर्म फैक्टर होता है वह 1 होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। और फ्रेंड्स बात करना चाहते हैं हम लोग आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या कीजिए, पीक वैल्यू को अगर आप अंडर रूट 2 से डिवाइड करते हैं तो इससे आप लोग आरएमएस का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करना चाहते हैं शक्ति का। तो देखिए सबसे पहले शक्ति के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल शो करते हैं। इसमें एक होता है एक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। और फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक मान लेते हैं पी क्यू एस का हम लोग कॉम्बिनेशन लेंगे। तो इसमें याद रखिएगा एक्टिव जो पावर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3। देखिए फेज वोल्टेज होता है, फिर देखिए आई पी लिखिएगा और यहाँ पे कॉस थीटा लिखिएगा, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है। और अगर आप लोग लाइन में भी लिखिएगा तो लाइन के लिए अगर लिखा जाए तो अंडर रूट 3 लिख दीजिएगा वी एल, यानी कि वी एल लिखिएगा फिर आई एल लिख रहे। क्लियर है। और फ्रेंड फिर कॉस थीटा का यूज कीजिएगा। ये आप लोग का हो गया एक्टिव के लिए। वही बात करना चाहते हैं हम लोग रिएक्टिव के लिए। तो रिएक्टिव के लिए अगर बात करना चाहते हैं तो अंडर रूट 3 कीजिएगा फिर वी एल और आई एल कीजिएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग को साइन थीटा का यूज करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर एक्टिव के लिए यूज करना चाहते हैं तो कॉस थीटा का प्रयोग कीजिएगा, और वही रिएक्टिव का यूज करना चाहते हैं तो साइन थीटा का यूज कीजिएगा। क्लियर है। अब दोनों का जो यूनिट होता है, देखिए सबसे पहले एक्टिव पावर का जो यूनिट होता है वह वाट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, वाट होता है। वही फ्रेंड्स रिएक्टिव पावर का अगर यूनिट देखा जाए तो वी ए आर होता है, यानी वोल्ट। देखिए मैं लिख देता हूँ वी ए आर का फुल फॉर्म होता है वोल्ट एम्पियर एमेपिट होता है। क्लियर है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक होता है एपरेंट शक्ति यानी कि आभासी शक्ति। तो इसका फॉर्मूला होता है देखिए अंडर रूट 3 वी एल और आई एल होता है। क्लियर है। इससे भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूँ इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट एम्पियर होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। होपफुली आप लोग इसे याद किए होंगे। अब देखिए हम लोग बातें करना चाहते हैं शक्ति गुणक का। तो कॉस थीटा इससे फॉर्मूला लेते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर लिखिएगा तो एक्टिव पावर बाय एपरेंट पावर, यानी कि वास्तविक वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति लिखिएगा। और इसका वैल्यू जो होता है हमेशा 0 से 1 के मध्य होता है। याद रखिए ये भी क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ सारे क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी कल के पेपर में आ जाएगा आप लोग का। अब देखिए पावर फैक्टर अगर बात करना चाहते हैं शक्ति गुणांक का जो इकाई होता है, तो इकाई जो होता है वो प्रतिभार होता है। वही शून्य पश्चगामी की बात करते हैं तो वह प्रेरक भार होता है। और शून्य अग्रगामी, अग्रगामी अगर बोलते हैं तो संधारित्र भार होता है। चलिए मैं इंग्लिश के रूप में बता देना चाहता हूँ। देखिए इकाई की बात करना चाहते हैं यानी यूनिटी, यूनिटी जो आप लोग का होता है वह प्रतिरोध, यानी कि
रेजिस्टेंस वेट के लिए होता है। वही आप लोग का एक होता है लैगिंग, एक होता है लीडिंग। तो फ्रेंड देखिए, लीडिंग की बात करना चाहते हैं तो लीडिंग जो होता है आप लोग का वह अग्रगामी होता है, तो ये आप लोग का कैपेसिटर के लिए होता है। और लैगिंग जो होता है आप लोग का इंडक्टिव के लिए होता है। इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब बात करना चाहते हैं रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस क्या होता है, सबसे पहले याद करिए, देखिए एक्सएल इक्वल टू, अगर एक्सी लिखते हैं तो इससे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। यानी कि इंडक्टिव पावर और कैपेसिटिव पावर अगर आपस में इक्वल आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रेजोनेंस कहते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इंडक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इंटू एल कीजिएगा। क्लियर है? और वही एक्सी के लिए बात करना चाहते हैं तो आप लोग कीजिएगा 2 पाई एफ और यहाँ पे सी करिएगा। क्लियर है? अब ये दोनों को अगर आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो सिंपल में आप लोगों को जो फॉर्मूला है, देखिए एफ नॉट लिखिए या फिर एफ आर लिखिए। तो यहाँ से जो फॉर्मूला लाइएगा आप लोग 1/2 पाई कीजिएगा, 1/2 पाई कीजिएगा, अंडर रूट 1/LC कीजिएगा। ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? होपफुली ये क्वेश्चन कल आ सकता है। अब देखिए इसमें आप लोग याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि रेजोनेंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC होता है। क्लियर है? और ऐसे हर्ट्स में हम लोग मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये रेजोनेंस में हमेशा यानी कि इंडक्टिव कैपेसिटिव और इंडक्टिव रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अनुनाद की स्थिति में। तो फ्रेंड इसमें सबसे पहले याद रखिएगा एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सी होता है। क्लियर है? और हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक्सएल प्लस है तो क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, बराबर जीरो ले सकते हैं। यहाँ पे जीरो लीजिएगा तो देखिए जेड बराबर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए शक्ति गुणांक की इकाई क्या होता है, शक्ति गुणांक होता है इकाई होता है। अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम व धारा अधिकतम होता है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें यानी कि प्रतिबाधा जो वैल्यू होता है वह न्यूनतम होता है और करंट जो होता है वह मैक्सिमम होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम व धारा अधिकतम होती है। श्रेणी अनुनाद को वोल्टेज मैग्निफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि फ्रेंड श्रेणी अनुनाद को किसके नाम से हम लोग जानते हैं, वोल्टेज मैग्निफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। श्रेणी अनुनाद परिपथ में अनुनाद आवृत्ति से पहले परिपथ कैपेसिटिव परिपथ की भांति तथा अनुनाद आवृत्ति के बाद परिपथ प्रेरकीय परिपथ की भांति कार्य करता है। देखिए अब आ चुके हम लोग विद्युत अपघटन सेल व बैटरी में। तो फ्रेंड सबसे पहले याद रखिएगा ये सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो विद्युत अपघटन एवं सेल एवं बैटरी, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को बोलते हैं सेल या फिर बैटरी। और फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ सेलों के समूह को ही बोलते हैं बैटरी कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रकृति अम्लीय व अकार्बनिक होती है। यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है वह अम्लीय भी होती है या फिर अकार्बनिक होती है। क्लियर है? इसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। यानी कि फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग का पेपर में आ सकता है, बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रकृति का गुणक क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है। अब देखिए बैटरी क्षमता, ये क्वेश्चन ALP CBT 2 में आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। तो देखिए ये 19 में आया था। तो बैटरी क्षमता किससे मापते हैं, एम्पियर आवर में। वैसे फ्रेंड देखिए आप लोग जानते हो फार्मूला क्यूज का फार्मूला क्या होता है, IIT होता है। क्लियर? अब देखिए क्यू मान लीजिए कि बैटरी क्षमता है, चार्ज है, और देखिए करंट को किससे मापते हैं, एम्पियर से, टाइम को सेकंड से, तो हम लोग आवर भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट्स का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। आई होप आप लोग को पता होगा। अब देखिए इसमें 3 कंडीशन होता है। एक होता है पूर्ण चार्ज। तो पूर्ण चार्ज का जो अपेक्षित घनत्व होता है 1.25 से लेके 1.28 होता है। वही हाफ पूर्ण चार्ज, तो इसका वैल्यू होता है 1.20 से लेके 1.23 होता है। वही बात करना चाहते हैं डिस्चार्ज के लिए, तो फ्रेंड 1.18 से कम होता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए बैटरी के श्रेणीक्रम संयोजन द्वारा वोल्टता का मान बढ़ाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है बैटरी को किस संयोजन के द्वारा वोल्टता के मान को बढ़ाया जाता है, तो फ्रेंड याद रखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा। क्लियर है? तथा समानता क्रम संयोजन द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाता है। देखिए इसमें 2 कंडीशन होता है। अगर क्वेश्चन आता है वोल्टता की मान को किससे बढ़ाते, देखिए अगर वोल्टता की बात करना चाहता है तो इसमें हम लोग सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम का यूज करते हैं। वही बात करना चाहते हैं धारा का यानी कि करंट की बात करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग 500 क्रम का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है, तो यह एक बैटरी की तरोताज़ा करने की विधि होती है तथा इसमें बैटरी को अल्प धारा अधिक समय के लिए दी जाती है। अब वही बकलिंग दोष क्या होता है, देखिए बक यानी क्या होता है, देखिए कम। देखिए यह दोष लीड एसिड सेल का है, यानी कि लीड एसिड सेल का है तथा यह दोष बैटरी को अधिक विद्युत धारा की दर से आवेशित व निरावेशित करने के कारण उत्पन्न होती है।
बकलिंग दोष के कारण बैटरी की प्लेटें क्या होती है, मुड़ जाती है। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, किस दोष के कारण बैटरी की प्लेटें मुड़ जाती है, तो बकलिंग दोष, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो बकलिंग दोष के कारण बैटरी की प्लेटें क्या होती है, मुड़ जाती है। इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, लीड एसिड बैटरी को अधिक समय तक उपयोग में नहीं लेने के कारण इसमें सल्फेनेशन उत्पन्न होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, सल्फेनेशन दोष उत्पन्न हो जाता है। लीड एसिड बैटरी में अशुद्धियों के कारण सेंडीमेशन दोष उत्पन्न हो जाता है। सेडीमेशन, ईसीई, तो फ्रेंड ईसी का फुल फॉर्म आता है, देखिए ईसीई, तो देखिए इसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसका मात्रक होता है ग्राम कूलम। क्या होता है, ग्राम कूलम होता है। विद्युत लेपन, यानी कि फ्रेंड इलेक्ट्रोप्लोटिंग में डीसी सप्लाई की आवृत्ति होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि फ्रेंड्स क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोप्लोटिंग में क्या चीज़ की सप्लाई होती है, तो डीसी विद्युत की सप्लाई होती है। बैटरियों के पोलराइजेशन दोष के निवारण के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा आप लोग, बैटरियों के पोलराइजेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। सेल या बैटरी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करता है। तो बैटरी या सेल जो होता है फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के अनुसार कार्य करता है। क्लियर है। अब इसी में फ्रेंड्स आप लोग का जो आता है, देखिए फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या होता है, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रवाहित धारा व समय के गुणनफल होती है। यानी कि फ्रेंड्स एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इनटू टाइम होता है। अब वही देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर हम लोग हटाते प्रोपोर्शनल हटाते तो हम लोग जेड लेते, तो जेड आई टी, ये फॉर्मूला भी क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आता है। तो एम बराबर क्या होता है, जेड आई टी, और ये क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम है ये। अब देखिए प्राथमिक सेलों में सामान्यतः उत्क्रमित अभिक्रिया होती है। यानी कि फ्रेंड जो प्राथमिक सेल होती है उसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्लियर है। यानी इरिवर्सिबल, यानी कि उसे अगर हम लोग चार्ज करते हैं तो पुनः उसे हम लोग यूज नहीं कर सकते, यानी वन टाइम यूज कर सकते हैं इसे। क्लियर है, चार्जेबल नहीं होता है। और द्वितीयक जो सेल होते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेल जो होते हैं वह रिवर्सिबल होते हैं। अब देखिए सेल, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग के पेपर में जरूर आएगा प्राथमिक सेल। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहला जो प्राथमिक सेल की जो खोज किया गया था, वोल्टा नामक साइंटिस्ट के द्वारा खोज किया गया था। क्लियर है। और उसका नाम ही था वोल्टाइक सेल। क्या नाम रखा था, वोल्टाइक सेल। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में यूज होता है वह सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में किसका यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। और इसमें ईएमएफ जो पावर होता है 1.08 वोल्ट होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वही बात करना चाहते हैं हम लोग एक डैनियल सेल। तो डैनियल सेल में जो प्रयोग होता है वह कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। और इसका जो ईएमएफ होता है 1.1 वोल्ट होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और वही बात करना चाहते हैं लेक्लैंसी सेल का। तो इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड, और इसका जो ईएमएफ होता है 1.46 होता है। अब देखिए एक होता है शुष्क सेल। तो फ्रेंड याद रखिएगा, शुष्क सेल में सबसे पहले जो आप लोग का होता है वह अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। इसके साथ साथ आप लोग को जिंक क्लोराइड का यूज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करना पड़ता है। और इसका जो वोल्ट होता है 1.4 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक इसका यूज किया जाता है। आप लोग देखते होंगे जितना भी टॉर्च होता है, टेलीफोन होता है, कैमरा होता है, चाहे विद्युत घड़ी होता है, ये सारे में शुष्क सेल का ही यूज किया जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंस ये होता है मरकरी सेल। मरकरी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वह KOH होता है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्लियर है। और इसे बटन सेल भी कहते हैं। एक होता है सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो फ्रेंड्स सिल्वर ऑक्साइड सेल में भी KOH का प्रयोग करते हैं, और यह इसका जीवन काल सर्वाधिक होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है किस सेल का जीवन काल सर्वाधिक होता है, तो सिल्वर ऑक्साइड सेल का होता है। क्लियर है। इसका ईएमएफ का जो क्षमता होता है 2.5 वोल्ट से लेकर 3.6 वोल्ट तक होता है। क्लियर है। और इसका प्रयोग जो करते हैं वह मोबाइल व लैपटॉप की बैटरी में किया जाता है। और जो आप लोग जो मोबाइल या लैपटॉप जो यूज करते हैं उसमें जो बैटरी होता है वह आप लोग का सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में लिथियम सेल का यूज किया जा रहा है। अब देखिए सेकेंडरी सेल। तो फ्रेंड सबसे पहले इसमें याद कर लीजिएगा लीड एसिड सेल। तो लीड एसिड सेल में भी जो होता है वह सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी H2SO4 होता है। और इसका ईएमएफ जो होता है 2.2 होता है, 2.2 वोल्ट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, दो इंपॉर्टेंस में आप लोग को पता है, एक इसका बता रहा हूँ, एक वोल्टेज से, दोनों में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। क्लियर है। चलिए चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, 1.118, जबकि कॉपर का होता है 0.329 होता है। अब आ चुके हम नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकत्व का रूल में आ गया। तो मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र का निर्माण करती है तथा इसकी दिशा एन पोल यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ होती है। चुंबक में चुंबकीय सामर्थ्य का मान अधिकतम पोलों पर और न्यूनतम मध्य में होता है, यानी कि कोई भी चुंबक होता है उसमें अधिकतम सामर्थ्य कहाँ पे होता है? पोल पे होता है, और सबसे कम कहाँ होता है? मध्य में होता है। अब देखिए, एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा को ठहरता है, यानी उत्तर और दक्षिण को शो करेगा। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। तो फ्रेंड, चुंबकीय पदार्थों को कुल 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहले डाई पारा देखिए, सबसे पहले हिंदी में आप लोग याद कर लीजिए। तो देखिए, एक लौह चुंबक होता है, अनुचुंबक होता है, प्रतिचुंबक होता है। और फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश में आप लोग याद किए होंगे डाई पारा एंड फेरो याद किए होंगे, डाई पारा एंड फेरो याद किए होंगे। क्लियर है? तो देखिए, फेरो चुंबक उसे कहते हैं जिसमें निकेल कॉपर और कोबाल्ट होता है। कॉपर, निकेल और कोबाल्ट वाले जो होते हैं, यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं, उसे बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। इसमें प्राय आप लोग का होता है, देखिए, सबसे पहले कॉपर होता है, कोबाल्ट होता है, और निकेल होता है, और स्टील होता है। ये सारे जो यूज हम लोग करते हैं ये चुंबक बनाने के लिए, ये सारे लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। क्लियर है? और फ्रेंड ये याद रखिएगा, ये क्यूरीज लॉ को फॉलो करता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, यह पारगम्यता यानी कि यह पारगम्यता का मान इसमें इकाई से अधिक होता है। इसमें पारगम्यता का मान जो होता है, यानी कि मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वह 1 से अधिक होता है। क्लियर है? और सस्पेबिलिटी यानी सस्पेबिलिटी की जो मान होता है वह इकाई से अधिक होता है। ये पदार्थ क्यूरी ताप के ऊपर अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। ये होता है लौह चुंबकीय। इसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं बता दें, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, स्टील। वही बात करना चाहते हैं अनुचुंबकीय। तो फिर अनुचुंबकीय के बारे में आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले इसका पारगम्यता का मान यानी कि सक्सेसिबिलिटी का जो वैल्यू होता है इकाई से थोड़ा सा अधिक होता है, और सक्सेसिबिलिटी के भी मान जो होता है इकाई से थोड़ा सा कम होता है। और चुंबकीय गुण परम ताप के व्युत्क्रम बातें होते हैं। इसका एग्जांपल याद करिए, एल्युमिनियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, प्लेटिनम होता है। यानी फिर जिसमें लास्ट में माँ आता है, नम जो आता है, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम होता है, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे आप लोग का अनुचुंबकीय पदार्थ में आएंगे। वही प्रतिचुंबकीय, तो इसे ये सबसे इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, इसकी पारगम्यता का जो मान होता है वह इकाई से कम होता है, यानी कि नेगेटिव के रूप में आता है। ठीक है? और सक्सेसिबिलिटी की भी वैल्यू क्या होता है? ऋणात्मक होती है। इन पदार्थों का चुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर नहीं करता है, जैसे सोना, चांदी, बिस्मथ, जल, सिल्वर आदि, ये सारे इसका एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, BH वक्र के बारे में बताने जा रहे हैं। यह वक्र चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के मध्य लगाया जाता है। अब देख सकते हैं इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसका क्षेत्रफल सैथल्य हानि यानी कि हिस्टैरिसीस हानि को प्रदर्शित करता है। चलिए, अब देखिए, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं तो बोलता हूँ इस चैनल पे जाके आप लोग PDF में डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड देखिए, चुंबकीय शब्दावली। सबसे पहले देखिए, एक होता है मैग्नेटिक मोमेटिव फोर्स, जिसे बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल। ये जो होते हैं आप लोग का जस्ट लाइक सेम होते हैं विद्युतीय वाहक बल के, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। इसका जो सूत्र होता है, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जो सूत्र होता है NI होता है। क्लियर है? और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर टर्न होता है। ये क्वेश्चंस पूछता है, एम्पियर टर्न होता है। क्लियर है? वही फ्रेंड्स, इसका यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका जो CGS जो मात्रक होता है वह गिलबर्ट होता है। क्या होता है? ये गिलबर्ट होता है। वही बात करना चाहते हैं फ्लक्स का। तो फ्लक्स का जो होता है फॉर्मूला देखिए, फ्लक्स को लोग फाई से डिनोट करते हैं। ये जो होता है आप लोग को MMS बाय रिलक्टेंस होता है, और इसका ऐसे मात्रा होता है वेबर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रा होता है वेबर होता है। ये जो समकक्ष होता है वह धारा का होता है, और धारा कैसे मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक वेबर यानी एक वेबर बराबर होता है 10⁻8 लाइन्स होता है। अब लास्ट बात, सेकेंड लास्ट बात करना चाहते हैं रिलक्टेंस। तो देखिए, रिलक्टेंस जो होता है, देखिए रिलक्टेंस जो होता है आप लोग का MMF, यानी देखिए इससे ऐसे डोनेटेड करते हैं। ये जो होता है आप लोग का मैग्नेटिक मोमेंट फोर्स बाय फ्लक्स होता है। क्लियर है? अब देखिए, इसे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट फोर्स का यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। क्लियर है? एम्पियर टर्न होता है। वही बात करना चाहते हैं, इसका होता है वेबर होता है। तो ये दोनों को आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा। अब देखिए, प्रतिरोध। तो फ्रेंड, प्रतिरोध और रिलक्टेंस दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। प्रतिष्ठम का अन्य मात्रा क्या होता है? प्रति हेनरी होता है। अब बात करना चाहते हैं परमेंस। तो पारगम्यता जो होता है 1/प्रतिष्ठम होता है, 1/प्रतिष्ठम, यानी कि रिलक्टेंस को डिवाइड कर दीजिएगा। और ये जो होता है, आप जैसे देखिए देखिए आप लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं तो रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं? 1/G लिखते हैं, यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। तो जस्ट लाइक सेम फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हैं, द रेसिप्रोकल्स ऑफ रिलक्टेंस इज नो एज परमानेंस बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए,
एक होता है फ्रेंड चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो देखिए बी का फार्मूला जो होता है फाई बाय ए होता है, बी बीच का टू फाई बाय ए होता है, क्लियर है। अब फाई का फार्मूला क्या होता है वेबर पर, देखिए इसका होता है वेबर होता है, और ए यानी कि एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं टेस्ला। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसे मात्रा क्या होता है टेस्ला होता है, इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब वही बात करना चाहते हैं एक टेस्ला बराबर, तो याद रखिएगा एक टेस्ला का जो वैल्यू होता है 10⁴ गॉस होता है, 10⁴ गॉस होता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की बात करना चाहते हैं, तो फ्रेंड इसके लिए इसका फॉर्मूला जो होता है एम्पियर पर मीटर होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। चलिए अब बात करना चाहते हैं प्रत्यावर्तक का, यानी कि हम लोग अल्टरनेटर में आ चुके हैं। चलिए अल्टरनेटर के बारे में बताते हैं। देखिए सिंक्रोनस गति पर गति करते हुए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति प्रत्यावर्तक कहलाता है। यानी कि सिंक्रोनस गति पर गति करते हुए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को प्रत्यावर्ती गति कहते हैं। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को ये किसमें बदलता है विद्युत ऊर्जा में। इसका जो क्षमता होता है यानी कि प्रत्यावर्तक का जो क्षमता होता है उसे हम लोग केवीए होते हैं, क्या होता है फ्रेंड केवीए। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ केवीए ही जो आता है आप लोग का होता है वह ट्रांसफार्मर के लिए भी होता है, यानी केवीए जो होता है आप लोग का वह ट्रांसफार्मर के लिए भी होता है, क्लियर है। प्रत्यावर्तक एक डबली एक्साइटेड मशीन होती है तथा इसमें सामान्यतः स्लिप रिंग की संख्या 2 होता है। ये क्वेश्चन पूछता है प्रत्यावर्तक क्या होता है, एक डबली एक्साइटेड मशीन होती है, इसमें स्लिप रिंग की संख्या क्या होती है 2 होती है, और इसका जो स्लिप रिंग जो बना होता है वो ब्रॉन्ज फॉस्फोर से निर्मित है, यानी ब्रॉन्ज फॉस्फोर से निर्मित होती है। प्रत्यावर्तक तो फ्रेंड देखिए प्रत्यावर्तक जो था फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये क्वेश्चन काम में आ सकता है कि प्रत्यावर्तक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं प्रत्यावर्तक प्रकार। तो देखिए इसमें आप लोग को दो प्रकार पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले बेलनाकार, तो नॉन साइलेंट बोलते हैं। इसमें याद रखिए पोल की जो संख्या होती है वह 2 होती है, और इसका जो गति होती है 300 देखिए सॉरी 3000 आरपीएम होती है, 3000 आरपीएम होती है। थर्मल और न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में इसका प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि थर्मल यानी पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसका प्रयोग करते हैं, तो बेलनाकार यानी कि नन साइलेंट का प्रयोग करते हैं। इसका आकार लंबाई अधिक और व्यास कम होता है, यानी इसका लंबाई क्या होता है अधिक होता है, डायमीटर क्या होता है कम होता है। अब देखिए हम लोग प्रत्यावर्तक की बारे में बात करना चाहते हैं। इसकी जो गति होती है वह 300 से 500 आरपीएम होती है, और हाइड्रो शक्ति संयंत्र में इसका प्रयोग करते हैं। आकार लंबाई कम व व्यास इसका अधिक होती है। सिंपल वे में आप लोग को शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। अल्टरनेटर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है बेलनाकार, एक होता है साइलेंट होता है। तो बेलनाकार का जो उपयोग करते हैं वह थर्मल और न्यूक्लियर में करते हैं, और साइलेंट का जो प्रयोग करते हैं हाइड्रो शक्ति के लिए करते हैं, क्लियर है। चलिए अब देखिए प्रत्यावर्तकों में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव। सबसे पहले इसमें तीन होता है, एक होता है यूनिटी होता है, एक होता है लैगिंग होता है, एक होता है लीडिंग होता है। तो देखिए ये आप लोग का लीडिंग हो गया, एक होगा लैडिंग हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले क्रॉस मैग्नेटाइजिंग जो होता है तो वह इकाई होता है यानी यूनिटी होता है, और मैग्नेटाइजिंग जो होता है वो आप लोग का लैगिंग करता है, लीडिंग करता है, और डी मैग्नेटाइजिंग जो होता है वो आप लोग का लैगिंग करता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ चुका आप लोग का अल्टरनेटर वोल्टेज रेगुलेशन। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अल्टरनेटर वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला सबसे पहले याद करिए, यानी कि प्रतिशत अगर आप लोग को बोलता है वोल्टेज रेगुलेशन का, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, नो देखिए नो लोड माइनस फुल लोड, नो लोड माइनस फुल लोड बाय फुल लोड, यानी फुल लोड लेना है इंटू 100 कीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है। अब यहाँ से आप लोग काफ़ी वे में आप लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब वोल्टता नियमन विधियाँ, तो वोल्टा नियमन विधियाँ क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक होता है ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव विधि। तो इसका नाम होता है सिंक्रोनस प्रतिबाधा विधि होती है एक, या एक निराशावादी विधि होती है। अब एमएमएफ की बात करना चाहते हैं तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो फ्रेंड इसका जो नाम होता है पोंटियर त्रिभुज विधि होती है, यह एक आशावादी विधि होती है। अब एक होता है शून्य शक्ति गुणक विधि जेड पीपीटी विधि, इसका अन्य नाम होता है पेटियर त्रिभुज विधि। प्रत्यावर्तकों में वोल्टा नियमन ज्ञात करने की सबसे बेस्ट विधि यही होती है। अब देखिए अब आ चुके हम लोग, देखिए इसका थर्ड का यानी कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो फ्रेंड प्रत्यावर्तकों के तुल्यांकन के बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। शर्तें फेज, सबसे पहले इसमें शर्तें फेज के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ, फोकस कीजिएगा। अनुक्रम समान होना चाहिए, यानी इसमें जो अनुक्रम होना चाहिए वो हमेशा समान होना चाहिए, आवृत्ति भी समान होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अब देखिए नोट ध्यान रखिएगा, प्रत्यावर्तकों को समांतर संयोजन के लिए सभी प्रतीकों की केवीए क्षमता बराबर होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि अनिवार्य होना नहीं है ये। तुल्यकालीन तुल्यकालीन विधियाँ,
सबसे पहले लिखा डार्क लैंप विधि, ब्राइट लैंप विधि, डार्क ब्राइट लैंप विधि, सिक्रोस्कोप विधि। अब देखिए बात करना चाहते हैं, हम लोग आ चुके हैं जिसका हम लोग डेली वे में यूज करते हैं। चलिए बात करना चाहते हैं फ्रेंड ट्रांसफार्मर का। आप लोग को पेपर में इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है ट्रांसफार्मर का। देखिए सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो फ्रेंड ट्रांसफार्मर एक प्रकार का एस्थेटिक युक्ति होती है जो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, इसका जो वर्क होता है, इसका देखिए ये वर्क परिवर्तन जो करता है वह वोल्टेज को परिवर्तित करे, यानी कि देखिए वोल्टेज के साथ साथ करंट को ये परिवर्तित करती है, ठीक है। और स्थानांतरित जो करती है वह फ्रीक्वेंसी के साथ साथ शक्ति को, यानी कि पावर और फ्रीक्वेंसी को ये स्थानांतरित करती है। और चेंजिंग किसको करती है, वोल्टेज एंड करंट को करती है। अब देखिए इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रेड। तो ट्रांसफार्मर ऑलरेडी फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉइल्स, यानी देखिए एक होता है आप लोग का प्राइमरी कॉइल होता है, एक होता है सेकेंडरी कॉइल होता है। जो प्राइमरी कॉइल होता है फ्रेंड्स, उसमें देखिए एक होता है प्राइमरी कॉइल, एक होता है सेकेंडरी कॉइल। जिस कॉइल यानी जिस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल की संख्या ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर है। और इसका कार्य होता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बढ़ाना, यानी वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है। और इसका जो रेशियो होता है 1 से ज़्यादा होता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड जस्ट लाइक सेम इसमें आप लोगों को क्या देखिए एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी होता है। तो इसमें प्राइमरी को आगे कर दीजिएगा। क्लियर है। अब ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें याद रखिएगा, इसमें जो के का जो वैल्यू होता है 1 से लॉस होना चाहिए, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को, बल्कि हाई वोल्टेज को डाउन करता है, यानी लो में बदलता है, ये इसका वर्क होता है। चलिए अब देखिए इसमें हम लोग को जानना पड़ेगा, इसमें दो फैक्ट्स आता है, एक होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो देखिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्मर अनुपात, तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का जो अनुपात होता है 1:1 होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, यानी 1:1 होता है। उच्च आवृत्ति पर कार्यरत ट्रांसफार्मर की कोर फेराइट या वायु क्रोड से निर्मित होती है, यानी उच्च आवृत्ति जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वह फेराइट, क्या होता है फ्रेंड, फेराइट या फिर वायु क्रोड से निर्मित होती है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर अस्थैतिक युक्ति होने के कारण इसे घर्षण हानियाँ शून्य होती है, यानी कि फ्रेंड इसमें जो फ्रिक्शन जो लॉस होता है वह शून्य होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि क्या होती है, तो याद रखिएगा शून्य होती है। अब देखिए ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि फ्रेंड ट्रांसफार्मर जो होता है वह म्यूचुअल यानी अन्वय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे इस टाइप से जो ट्रांसफार्मर का जो पार्ट होता है और एक इस टाइप से जो होता है, ये दोनों यहाँ से ये जाता है यानी अपोज करता है, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन भी कर सकता है या फिर लेंज का थ्योरम पे कार्य करता है। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए इसमें एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी एक होता है, देखिए प्राइमरी एक होता है, एक होता है सेकेंडरी होता है। तो सेकेंडरी वाला लीड होता है और ये क्या होता है, सप्लाई करता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर की कोर जो होता है वह सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वह सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ट्रांसफार्मर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। ये भी सारे क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के पेपर में। तो ट्रांसफार्मर का जो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है वह प्रतिरोध अनंत होती है। ट्रांसफार्मर वोल्टता व धारा में परिवर्तित करता है, इसमें आवृत्ति शक्ति व वोल्टता प्रति टर्न नियम रहता है। इस चीज़ को आप लोग हर हाल में याद कर लीजिए, यानी कि जो मैं तीनों जो बता रहा हूँ आप लोग को पेपर के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ट्रांसफार्मर वोल्टता व धारा में परिवर्तित करती है तथा इसमें आवृत्ति शक्ति व वोल्टता प्रति टर्न नियम रहता है, यानी कांस्टेंट होता है ये। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ध्वनि को हम देखते होंगे फ्रेंड, ट्रांसफार्मर कभी कभी आवाज़ करता है। तो ट्रांसफार्मर जो ये आवाज़ जो करता है उसे बोलते हैं, हम भी बोलते हैं या फिर हमिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है आप लोग को पेपर में, यानी कि याद रखिएगा ट्रांसफार्मर में जो आवाज़ करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमिंग कहते हैं। इसे आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तथा यह मैग्नेटो स्टिकन्स प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि मैग्नेटो स्टिकन्स के इफेक्ट्स क्या ये उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर किस किस पर कार्य करता है, अल्टरनेटिंग करंट पर। यदि इसमें डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो इसकी प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी। क्वेश्चन आता है अगर ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई जोड़ दी जाएगी तो क्या होगी, उसकी वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी। कौन सी वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्थैतिक ईएमएफ कहलाता है, जबकि जनित्र के आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ गतिशील ईएमएफ होता है। यानी कि याद रखिएगा फ्रेंड, इसमें
ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में उत्पन्न जो होगा स्थैतिक ईएमएफ कहते हैं। जनित्र में जो होगा वह गतिशील होता है, यानी कि जनरेटर जो होता है वह मोशन में होते हैं और ट्रांसफार्मर में जो होता है वह स्थैतिक में होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर ईएमएफ का समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसका जो ईएमएफ का समीकरण होता है, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन करके लिख लीजिए। सबसे पहले ई लिख दीजिएगा आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर। तो इसका जो लिख होता है ये सबसे पहले 4.44 कीजिएगा। अभी आप लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न्स कीजिएगा। ट्रांसफार्मर में मुख्य फ्लक्स लीकेज फ्लक्स का मान सप्लाई व आवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी कि देखिए मैं आप लोग को भी जस्ट बताया था, ट्रांसफार्मर अगर बनाते हैं तो आप लोग को स्टेप से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एक होता है प्राइमरी कॉइल होता है, देखिए मान लीजिए ई एन पी है और ये मान लीजिए एन एस है। तो देखिए जो प्राइमरी जो कॉइल होता है इसमें सप्लाई होता है, क्लियर है, और जो सेकेंडरी होता है इसमें लीड होता है। तो वही चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो सप्लाई व आवृत्ति पर निर्भर करती है, जबकि लीकेज फ्लक्स का भार और धारा पर निर्भर करती है। चलिए अब देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर। सबसे पहले आदर्श ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो आदर्श ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जिसकी इफिशियंसी 100% होती है और वोल्टेजता क्या होती है, शून्य होती है। कोर का पारगम्यता अनंत और प्रतिष्ठित क्या होता है, शून्य होती है। फ्रेंड्स कुछ कुछ हिंदी वर्ड्स लिख रहा है और मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान फुल लोड के केवल 2 से 3% के मध्य होता है। ये क्वेश्चन आप लोग को पेपर में बनता है, क्लियर है। अब देखिए ट्रांसफार्मर परीक्षण, तो लघु परीक्षण परीक्षण कॉपर हानियां जांच करने के लिए, यानी कि देखिए इसमें सबसे पहले एक होता है कॉपर हानि होती है। देखिए लघु परिपथ की बात करना चाहते हैं तो इसमें कॉपर हानि होती है, ठीक है। और वही खुला परिपथ की बात करना चाहते हैं तो आयरन हानि, साथ में कोर हानियां ज्ञात करने के लिए करते हैं। एक होता है संपन्न परीक्षण, तो इसमें बैक टू बैक परीक्षण होते हैं जिसमें कि तापमान वृद्धि के साथ साथ दक्षता ज्ञात करने के लिए की जाती है। यानी कि मैं जो भी आप लोग को बता रहा हूँ सारे एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंस वे में आप लोग को मैं बता रहा हूँ, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसकी हानियाँ आप लोग के पेपर में हमेशा का हमेशा आता है पेपर में, तो चलिए मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। हानियाँ यानी कि लॉसेस के बारे में डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा इसकी हानियाँ, एक होता स्थिर हानियाँ, तो स्थिर हानियाँ को हम लोग बोलते हैं अष्टय हानियाँ, तो ये भार पर निर्भर नहीं करती है। एक होता है परिवर्तित हानियाँ जो कि कॉपर हानियाँ, यानी कि फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग का क्वेश्चन आता है अष्टय हानि। देखिए अष्टय हानियाँ कैसी हानियाँ होती है, तो सिंपल में याद रखिएगा एक प्रकार की स्थिर हानियाँ होती है, क्लियर है, और ये भार पर निर्भर नहीं करती है। वही एक एक होता है कॉपर हानियाँ, तो कॉपर हानियाँ जो होता है वह परिवर्तित हानियाँ होती है और निर्भर इसका मान नगण्य होती है। अब देखिए अष्टय हानियाँ के एक होता है घर्षण हानियाँ, एक होता है कोर हानियाँ। तो घर्षण हानियाँ में देखिए ट्रांसफार्मर में इसका मान क्या होता है, शून्य होती है। और वही आयरन हानियाँ, तो आयरन की बात करना चाहते हैं तो इसमें दो हानियाँ होती है। सबसे पहले होता है एडी करेंट हानि और एक होता है हिस्टेरिसिस हानि होती है। तो देखिए इसके निवारण के लिए लैमिनेटेड क्रूड का प्रयोग किया था, यानी एडी करंट का जो प्रयोग करते हैं वह लैमिनेटेड आयरन क्रूड का प्रयोग के लिए होता है। एक होता है हिस्टेरिसिस हानियाँ, तो इसके निवारण के लिए निम्न हिस्टेरिसिस गुणांक का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। अब देखिए एक लास्ट था आप लोग का कॉपर हानियाँ, तो ये हानियाँ युक्ति के वाइंडिंग में प्रतिरोध के कारण उत्पन्न करती है। अब देखिए ये समीकरण को याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये। हिस्टेरिसिस हानि, तो हिस्टेरिसिस हानि का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले के आप लोग को लिखना पड़ेगा। देखिए आप लोग लिखिए के, लिखिए फ्रीक्वेंसी लिखिए, फिर बी लिखिए यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के लीजिए, फिर मैग्नेटिक फील्ड लिखिए, फिर यहाँ पे 1.6 कीजिए और वी लिखिए। ये होता है V4 वॉल्यूम होता है, याद रखिए V4 क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्लियर है। ये आप लोग याद कर लीजिए पेपर में बनता है ये। वही एडी करंट की बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले के लिखिएगा, क्लियर है। फिर आप लोग को फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इसका भी स्क्वायर कर लीजिएगा, ये टाइम का भी स्क्वायर होता है, यानी कि सारे में स्क्वायर करना पड़ेगा, क्लियर है। वैसे ट्रिक ये होता है अगर आप लोग एड डी लिखते हैं तो देखिए डी डबल डी आ रहा नहीं है, तो इस प्रकार आप लोग सब में डबल कर दीजिएगा। अब देखिए एक बोलता है वोल्टेज रेगुलेशन। अभी जस्ट मैं आप लोग को बताया वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या कीजिए, वोल्टेज नो लोड, देखिए नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड बाय वोल्टेज कीजिएगा फुल लोड इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है आप लोग का वोल्टेज रेगुलेशन का होता है, क्लियर है। आई होप आप लोग इसका यूज भी कीजिएगा और न्यूमेरिकल बेस्ड काफ़ी आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा ये। ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता की शर्त ताम्र हानि व आयरन हानि होती है, यानी कि इसकी जो दक्षता होती है ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में बनता है। ट्रांसफार्मर अधिकतम जो होती है शर्त उसका क्या होती है, ताम्र हानि और आयरन हानि क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। इससे काफ़ी न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आप लोग का मे भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है वो 95% से 98% के
मध्य होती है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में पूछा जाता है। वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता पूर्ण भार के 50% भार से प्राप्त होती है। वितरण ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है तथा इसका संयोजन जो होता है वह डेल्टा स्टार होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग वीवीआई क्वेश्चन मार दीजिए। ये पेपर 110% आप लोगों के पेपर में बनने का मोस्टली प्रोबेबली चांसेस है ये। यानी कि वितरण ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसका संयोजन क्या होता है तो डेल्टा स्टार होता है। यानी कि डेल्टा स्टार से ही आप लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। चलिए, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक कुंडलन होता है या स्व प्रेरण, यानी कि ये सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी जो सेल्फ इंडक्शन, याद रखिए, एक होता है सेल्फ इंडक्शन होता है, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जो वर्क करता है वो आप लोग का प्राइमरी और सेकेंडरी पे वर्क करता है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो वह सेल्फ इंट्रोडक्शन पे कार्य करता है। धारा ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यानी कि धारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तथा इसका उपयोग हाई वोल्टेज लाइनों में धारा मापने के लिए किया जाता है। चलिए, अब आ चुके हम लोग, देखिए कुछ कुछ और भी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग को कभी नहीं खुला रखा जाता है। यानी कि धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीय यानी सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी खुला नहीं रखा जाता है। ट्रांसफार्मर में सदैव टैपिंग यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग को प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर का भाग, तो देखिए इसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ट्रांसफार्मर के बारे में देखिए, सबसे पहले आप लोग ट्रांसफार्मर देखे होंगे तो उसमें एक प्रकार का कंजर्वेटर टैंक होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कंजर्वेटर टैंक होता क्या है। ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर कार्य के दौरान ऑयल को फैलाने के लिए स्थान प्रदान करता है। यानी कि जो ऑयल होता है उसको, ऑयल को फैलाने का प्रदान करता है, यानी कि उसको फैलाने का कार्य करता है। कौन करता है, कंजर्वेटर टैंक करता है। अब उसी के नीचे होता है ब्रीदर, तो ब्रीदर के रूप में सिलिका जेल का प्रयोग करता है। ये क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो ब्रीदर के रूप में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये रंग से भी क्वेश्चन पूछता है। यानी कि देखिए, जब इसमें शुष्क रंग रहेगा तेल का तो वह रंग जो होता है ब्लू होता है, यानी नीला होता है। और जैसे ये नमी युक्त हो गया तो इसका रंग हो जाएगा गुलाबी होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, बुखेल्स रिले, बुखेल्स रिले क्या होता है, ऑयल ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन आएगा, ट्रांसफार्मर में ऑयल आंतरिक दोषों को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, बुखेल्स रिले प्रदान करता है। यह गैसीय प्रचलित रिले होते हैं, यानी कि एक प्रकार क्या होता है, गैसीय प्रचलित रिले होती है। ऑयल ट्रांसफार्मर, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए ऑयल ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। कार्य क्या होता है, इंसुलेशन व कूलिंग दोनों प्रदान करना होता है। यानी इसका जो कार्य क्या होता है, इंसुलेशन व कूलिंग दोनों प्रदान करना होता है। इसका रंग जो होता है, इसका रंग जो होता है हल्का पीला सा होता है, हल्का क्या होता है, पीला होता है। और इसका डाई इलेक्ट्रिक मोटिव जो फोर्स होता है, यानी कि 30 kV/mm होता है, 30 kV/mm होता है। क्लियर है, यानी कि चलिए, अब देखिए हम लोग बात करना चाहते हैं स्कॉट संयोजन। तो स्कॉट संयोजन को टीटी संयोजन भी कहते हैं। ये वीवीआई मार दीजिए ये क्वेश्चन। तो स्कॉट संयोजन को टीटी संयोजन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग थ्री फेज, यानी देखिए इसका प्रयोग थ्री फेज सप्लाई और टू फेज सप्लाई में बदलने के लिए करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स क्वेश्चन आएगा, थ्री फेज सप्लाई को, देखिए मैं लिख देता हूँ, थ्री फेज सप्लाई को टू फेज सप्लाई में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो टीटी का। किसका प्रयोग करते हैं, टीटी। और यही टीटी को क्या बोलते हैं, स्कॉट संयोजन भी कहते हैं। टर्सरी वाइंडिंग, तो फ्रेंड टर्सरी वाइंडिंग यानी इसे डेल्टा कहते हैं। तो टर्सरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजित होती है। इसका उपयोग डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर में होता है। क्लियर है, यानी कि टर्सरी में डेल्टा डेल्टा का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर के समांतर संयोजन के लिए समान केवीए रेटिंग होना आवश्यक नहीं है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए ये हो गया ट्रांसफार्मर का आप लोग का। क्लियर है, चलिए अब आ चुके हैं हम लोग, ये शॉर्ट नोट्स है जो काफ़ी फ्रूटफुल है आप लोग के लिए, इससे मैं पढ़ रहा हूँ लास्ट टाइम। अब एकल कला मोटर यानी कि सिंगल फेज मोटर के बारे में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। देखिए, सिंगल फेज मोटर, सबसे पहले फ्रेंड याद रखिएगा, सिंगल फेज मोटर या सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होते। यानी कि देखिए सिंगल फेज मोटर जो होता है वह सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता है। यानी कि देखिए वन फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर ये सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है। क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो होता है टॉर्क युक्त या शून्य होता है। यानी कि इसका जो टॉर्क होता है, टॉर्क आप लोग जानते होंगे, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है आप लोग बताइए। टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क सबसे पहले एक प्रकार का बल घूर्ण होता है। क्लियर है, और इसमें आप लोग एफ एस कर सकते हैं, एफ एस कर सकते हैं। क्लियर है, तो देखिए इसमें बोलता है सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होते फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें टॉर्क क्या होता है, शून्य लगता है। क्या लगता है, ये शून्य लगता है। सिंगल फेज मोटर
सामान्यतः 0.6 लैगिंग शक्ति गुणांक पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी सिंगल फेज मोटर जो है वह 0.6 लैगिंग शक्ति गुणांक पे कार्य करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंगल फेज मोटरों में स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थापित किया था। देखिए, ये आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, इस टाइप से आप लोग देखिए, मैं आप लोग को चित्र के माध्यम से ही बता देता हूँ। देखिए, इस टाइप से अगर आप लोग कीजिए तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोग का पेपर में आता है। सिंगल फेज मोटरों में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग कितना डिग्री कोण बनाता है, ये 90 डिग्री के कोण पर स्थापित किया था। रनिंग वाइंडिंग तो उच्च प्रेरक व निम्न प्रतिरोध होता है, यानी कि जो रनिंग जो वाइंडिंग होता है, इसका जो मुख्य वाइंडिंग जो होता है उसमें इंडक्टिव जो पावर होता है वो हाई होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। क्लियर है। अब देखिए, एक होता है स्टार्टिंग, यानी जिसके ऑक्सिलरी कहते हैं। तो इसमें हाई रेजिस्टेंस और लो इंडक्टिव होता है, यानी दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में अब केंद्रीय स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में किसका प्रयोग करते हैं, तो अब केंद्रीय स्विच का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब केंद्रीय स्विच, तो फ्रेंड्स अब केंद्रीय स्विच के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा केवल। मोटर की गति सिंक्रोनस गति के 75% होने पर स्ट्रोकिंग वाइंडिंग की सप्लाई में कट करता है, यानी कि 75% सप्लाई में कट कर देता है ये। अब देखिए, कैपेसिटर के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइट्स जिसका होता है 50 माइक्रोफैराड। देखिए, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 50 माइक्रोफैराड से लेके आप लोग का 120 माइक्रोफैराड का बना होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। कैपेसिटर जो होता है स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग बल गुण उच्च होता है, यानी जो कैपेसिटर होता है आप लोग देखे होंगे, इसका जो टॉर्क होता है काफ़ी उच्च होता है। इस वजह से कि किसी भी पंखे को घुमाने का ये कार्य करता है। कैपेसिटर रन मोटर में पेपर कैपेसिटर जो होता है वह 2 माइक्रोफैराड से लेकर 2.5 माइक्रोफैराड का उपयोग किया जाता है। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं। चलिए, सेडेड पोल मोटर, तो फ्रेंड्स सेडेड मोल पोल मोटर के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, स्टार्टिंग बलाघूर्ण व शक्ति गुणक सबसे कम होता है इसका। इसकी जो दक्षता जो होता है वो 5% से लेकर आप लोग का 35% के बीच में होता है। अब देखिए, घूर्णन की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है ये। पहला बात है, अनसेडेड पोल से लेकर सेडेड पोल की तरफ घूमता है ये, और इसके घूर्णन की दिशा परिवर्तित नहीं की जा सकती है। अब देखिए, यूनिवर्सल मोटर के अभिलक्षण डीसी सीरीज मोटर के समान होता है, यानी कि फ्रेंड्स क्वेश्चन आएगा आप लोग का पेपर में, यूनिवर्सल मोटर की दक्षता किसके समान होता है, तो डीसी सीरीज मोटर के समान होता है। यूनिवर्सल मोटर, तो यूनिवर्सल मोटर जो होता है एसी व डीसी दोनों पे कार्य करता है। इसको भी आई मार दीजिए, ये क्वेश्चंस आप लोग का पेपर में आ सकता है। यानी कि यूनिवर्सल मोटर जो होता है वह एसी व डीसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और आई करंट दोनों पे कार्य करता है। क्लियर है। चलिए, हिस्टेरिसिस मोटर व रिलक्टेंस, देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्टेरिसिस मोटर व रिलक्टेंस मोटर की गति नियत होती है, अर्थात भार पर कोई भी ये भार पर निर्भर नहीं करता है ये। रिपल्सन मोटर में सामान्यतः कार्बन ब्रूस का उपयोग किया था। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, रिपल्सन मोटर में किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बन ब्रूस का प्रयोग करते हैं, जिसे मैग्नेटिक एक्सिस में यानी मैग्नेटिक एक्सिस 20 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिख रहा है। स्क्रेज मोटर, तो स्क्रेज मोटर एकमात्र वन फेज मोटर है जो इकाई शक्ति गुणांक पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, वह मोटर जो इकाई शक्ति के गुणक होता है उससे क्या बोलते हैं, स्क्रेज मोटर बोलते हैं। स्क्रेज मोटर शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक स्लीपर कार्य कर सकती है, यानी तीनों पे ये कार्य कर सकती है। अब देखिए, सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन आप लोग देखे होंगे, तो इसी के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। सीलिंग फैन एक प्रकार का अर्ध कुंडलित वाइंडिंग का उपयोग होता है, यानी इसमें अर्ध कुंडलित वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें इसमें एक फेज लेंज नियम पे कार्य करता है, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे जो फैन वगैरह जो होता है, यानी वन फेज जो होता है, यानी वन फेज जो होता है वह लेंज नियम के आधार पे कार्य करते हैं। वन फेज यानी वन फेज मोटर में मोटर स्टार्टिंग के समय संधारित यानी कैपेसिटर लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट है, जो कि मोटर स्टार्टिंग नहीं होती है। छत पंखे की सामान्यता जो गति होता है 350 से लेके 400 RPM होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। रोटेशन पर मिनट्स होती है। चलिए, अब आ चुके हैं वन फेज में। तो वन फेज प्रकार व उसके उपयोग, तो सबसे पहले करते हैं स्प्लिट फेज मोटर में। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले याद कर लीजिए स्प्लिट फेज मोटर, तो इसका प्रतिरोध फेज मोटर से कहते हैं। देखिए, इसका प्रयोग करते हैं वॉशिंग मशीन में। अगर क्वेश्चन आता है वॉशिंग मशीन में कौन सा मोटर का प्रयोग करते हैं,
तो स्प्लिट फेज मोटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब देखिए वही क्वेश्चन अगर आता आप लोग का, देखिए अस्थाई कैपेसिटर मोटर, याद कर लीजिए पहला वॉशिंग मशीन में किसका प्रयोग करते हैं, तो स्प्लिट फेज मोटर। अब अस्थाई कैपेसिटर मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए सीलिंग फैन, टेबल फैन में करते हैं। अब देखिए कैपेसिटर स्टार्टर, कैपेसिटर रन ओनर, तो आटा चक्की देखे होंगे, एयर कंडीशनर देखे होंगे, ये रेफ्रिजरेटर में कैपेसिटर स्टार्टर या कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंस यूनिवर्सल मोटर जो एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है। तो देखिए इसमें आप लोग लगा दीजिए सबसे पहले फूड, देखिए फूड मिक्सर देखे होंगे, ग्राइंडर देखे होंगे, ड्रिल मशीन देखे होंगे, वैक्यूम क्लीनर, सिलाई मशीन, सिनेमा प्रोजेक्टर, ट्रिमर, ये सारे में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब शेडेड पोल मोटर की बात करना चाहते हैं। तो देखिए शेडेड पोल मोटर क्या होता है, एक प्रकार का खिलौना, विद्युत घड़ी, हेयर ड्राइव, छोटे टेबल फैन आदि में इसका प्रयोग को हम लोग करते हैं। अब देखिए एक और आ चुका हम लोग का हिस्टेरिसिस मोटर। तो फ्रेंड हिस्टेरिसिस मोटर के बारे में बताना चाहते हैं। टैप रिकॉर्डिंग उपकरणों में फोनोग्राफ, देखिए फोनोग्राफ घरों में प्रयुक्त विद्युत घड़ी में प्रयोग करते हैं इसका। अब आ चुके हम लोग प्रतिष्ठित मोटर यानी कि रिलक्टेंस मोटर। तो इसका फ्रेंड सिंगलिंग तथा टाइमिंग डिवाइडर में करते हैं। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंस जो आप लोग के पेपर में इम्पोर्टेंस बनेगा, चलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग वन फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा दिए आप लोग को, अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले याद रखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, यानी कि ये सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है क्योंकि इसका प्रारंभिक बलागुण उच्च होता है, यानी इसमें टॉर्क क्या होता है, उच्च होता है। थ्री फेज मोटरों का प्रारंभिक बलागुण सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें टॉर्क जो होता है इसके वोल्टेज के यानी भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। अब देखिए थ्री फेज मोटर लैगिंग शक्ति गुणांक, यानी कि देखिए इसका जो होता है लैगिंग जो शक्ति गुणांक होता है 0.8 लैगिंग पे कार्य करता है, और इससे पहले जो वन फेज का बताए थे वो आप लोग को 0.6 लैगिंग पे कार्य करता है। बात करते हैं स्लिप। तो फ्रेंड स्लिप क्या होता है, देखिए स्लिप क्या होता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए एनआर यानी कि देखिए स्लिप और रोटर यानी कि स्ट्रिंग यानी कि सॉरी स्टैटिक्स माइनस रोटर जो होता है यानी दोनों के जो गैपिंग होता है उसी को बोलते हैं स्लिप बोलते हैं। इसका सूत्र आप लोग याद कर लिए, सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बट्टा सिंक्रोनस गति, जिसमें हम लोग देखिए सिंक्रोनस गति को एन एस लिखते हैं और रोटर गति को एन आर लिखते हैं बाय, आप लोग अगर सिंक्रोनस गति लिखते हैं ये आप लोग का सूत्र होता है स्लिप का फॉर्मूला। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अब देखिए प्रेरण मोटरों में सामान्यतः प्रतिशत स्लिप का मान जो होता है 2 से 5% होता है। ये क्वेश्चन आता है कितना परसेंट होता है, लगभग 2 से 5% होता है। मोटर स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान इकाई होता है, यानी जब कोई भी मोटर स्टार्टिंग करते हैं तो मोटर स्टार्टिंग के समय इसका मान स्लिप का मान क्या होता है, इकाई होता है यानी एक होता है। प्रेरण मोटर में स्लिप का मान शून्य होने पर मोटर कार्य करना बंद कर देती है, अर्थात मोटर रुक जाएगी। अगर प्रेरण मोटर में स्लिप का मान अगर शून्य होता है तो मोटर कार्य करना बंद कर देता है, इसी से मोटर क्या होगा, रुक जाएगी। मोटरिंग मोड में स्लिप का मान, अगर मोटरिंग मोड में स्लिप का जो मान होता है वह जीरो से लेके यानी जीरो से लेके आप लोग का एक होगा, जीरो एक होगा। प्लगिंग मोड में जो होता है वह आप लोग का एक से लेके एक और दो के बीच में होता है, एक और दो के बीच में होती है। उत्पादन या जनरेटिंग मोड में स्लिप का मान जो होता है वह आप लोग का नेगेटिव होता है, यानी देखिए ये आप लोग का रूल होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट, रोटर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को बोल रहा ना रोटर में जो आप लोग का ईएमएफ जो उत्पन्न होता है उसका अगर फ्रीक्वेंसी निकालने बोलता है तो सिंपल वे में आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए एस एफ कीजिएगा, क्या कीजिएगा एस एफ, यानी कि देखिए मान लो कि आप लोग को F2 का बोल रहा था, F2 का फ्रीक्वेंसी बोल रहा ना, तो आप लोग को स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी नंबर 1 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा आप लोग न्यूमेरिकली काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थ्री फेज सप्लाई में से किन्हीं दो फेज को परस्पर बदलकर प्रेरण मोटर की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, देखिए थ्री फेज सप्लाई में से किन्हीं दो फेज को परस्पर बदलकर प्रेरण मोटर की दिशा को परिवर्तित की जा सकती है। थ्री फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत जो होता है वह ट्रांसफार्मर के समान होता है, यानी कि फ्रेंड्स याद रखिएगा जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसका जो कार्य सिद्धांत जो होता है वह ट्रांसफार्मर के समान होता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। डबल केज कौन रोटर की संरचना, तो देखिए डबल केज के बारे में आप लोग को जो बता रहा हूँ इस पर काफ़ी ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा। सबसे पहले इसमें बाह्य केज होता है, देखिए
एक होता है बाह्य केज, एक होता है उच्च। देखिए बाह्य केज जो होता है वह उच्च प्रतिरोध व निम्न प्रेरकत्व होता है, यानी कि हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टिव पावर होता है। और आंतरिक जो होता है, आंतरिक जो केज होता है उसमें लो रेजिस्टेंस और हाई इंडक्टेंस होता है। नेक्स्ट, प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग धारा मोटर के पूर्ण लोड के लगभग 5 से 6 गुना होती है। पिंजरा प्रारूपी प्रेरण, तो फ्रेंड पिंजरा प्रारूपी प्रेरण से भी क्वेश्चन आता है। को स्टार्ट करने के लिए DOL, तो DOL का फुल फॉर्म आगे सबसे पहले आप लोग याद कीजिए, डायरेक्शन लाइन स्टार्टर। डायरेक्शन लाइन स्टार्टर बोलते हैं 5 HP स्टार डेल्टा स्टार्टर तथा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्लिप रिंग, तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा SRIM का फॉर्मूला। इसे हम लोग बोलते हैं, देखिए स्लिप रिंग इंडक्टिव मोटर। स्लिप रिंग इंडक्टिव मोटर को स्टार्ट करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, यानी रोटर प्रतिरोध स्टार्टर्स का प्रयोग किया जाता है। रोटर में अधिकतम बलाघूर्ण की स्थिति पर रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के स्लिप का गुना होता है, यानी कि देखिए जस्ट लाइक मैं अभी जो बताया था, देखिए R2 कीजिएगा ना, तो ये स्लिप का आप लोग का X2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम बलाघूर्ण, यानी कि मैंने देखिए मैक्सिमम जो टॉर्क उत्पन्न होता है, अधिकतम बलाघूर्ण रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है तथा रोटर प्रतिघात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ये जो होता है आप लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कुछ प्रोपोर्शनल होते हैं, कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए अब देखिए, चुंबकीय लॉकिंग तथा क्रॉलिंग मुख्यतः पिंजरा प्रारूपी प्रेरण को दोष को कहते हैं। पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर में तिरछे रोटर यानी स्क्विड का प्रयोग करके क्रॉकिंग दोष को कम किया जा सकता है। क्रॉलिंग दोष जो कि हार्मोनिक्स के कारण उत्पन्न होता है, जिसके निवारण के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड और शॉर्ट पिच वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। प्रेरण मोटरों में जॉगिंग ऑपरेशन को इंचिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो फ्रेंड याद रखिएगा, प्रेरण मोटरों में जॉगिंग ऑपरेशन को इंचिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। चलिए आ चुके हम लोग 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। तो फ्रेंड्स सिंक्रोनस मोटर के बारे में आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया था, चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, तो देखिए ये मोटर यानी कि जो आप लोग का सिंक्रोनस मोटर जो होते हैं, ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। याद रखिएगा, आप लोग फिर से मैं बताता हूँ, 1 फेज मोटर और सिंक्रोनस मोटर ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है। इसका प्रारंभिक बलाधुर्न शून्य होता है, यानी इसका टॉर्क क्या होता है, शून्य होता है। इसमें रोटर की गति सिंक्रोनस गति के बराबर होने के कारण स्लिप का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो क्वेश्चन आप लोग को अगर पूछेगा कि इसमें स्लिप का मान क्या होता है, यानी 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में स्लिप का मान क्या होता है, तो याद रखिए क्या होता है, इसमें रोटर की गति सिंक्रोनस गति के बराबर, यानी कि NS बराबर NR होता है। क्लियर है? ये दोनों बराबर होने की वजह से इसका स्लिप का मान क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था, देखिए स्लिप का वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों के सॉरी देखिए स्लिप का वैल्यू निकालने के लिए मैं आप लोगों को बताया था, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, NS माइनस NR बताया था। तो देखिए ये दोनों वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, तो NS माइनस NS कीजिए तो क्या आ जाएगा, जीरो आ गया। इस वजह से आप लोग इसका वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि इसका यानी इसमें जो स्लिप का जो वैल्यू होता है शून्य होता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, सिंक्रोनस गति चुंबकीय क्षेत्र की गति को कहते हैं। सिंक्रोनस गति चुंबकीय क्षेत्र की गति को कहते हैं। अब देखिए सिंक्रोनस गति का जो फॉर्मूला होता है याद कर लीजिए आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंस, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाय पी लिखिएगा। P4 होता है प्लस नंबर ऑफ पोल्स होता है। क्लियर है? अब यहाँ से आप लोग काफ़ी अच्छे से पोल्स या फ्रीक्वेंसी को भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालिएगा तो आप लोग सिंपल में P इंटू एन एस कर दीजिए बाय 120, ये भी आप लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। अब देखिए यह एक डबली एक्साइटेड मशीन होती है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग को स्टेटर जानना पड़ेगा। तो देखिए स्टेटर अगर आप लोग लिखते हैं STATOR, स्टेटर अगर लिखते हैं तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा ये AC सप्लाई करता है, यानी अल्टरनेटिंग सप्लाई करता है, स्टेटर करता है। वही बात करना चाहते हैं रोटर का, तो फ्रेंड याद रखिए रोटर जो आप लोग का होता है वह DC सप्लाई करता है। रोटर जो आप लोग का होता है वह DC सप्लाई करता है, वह स्टेटर जो होता है वह AC सप्लाई करता है। चलिए तुल्यांकी मोटर का दूसरी दोष हंटिंग होता है, यानी कि इसका सिंक्रोनस मशीन का भी जो दोष होता है वो हंटिंग होता है। क्लियर है? चलिए तथा भार के उतार चढ़ाव के कारण ये उत्पन्न होता है। देखते होंगे कभी वेट इसका अप होता है, कभी डाउन होता है, इसी की वजह से इसमें हंटिंग उत्पन्न होता है। क्लियर है? चलिए यह एक नियत गति मोटर होती है, यानी कि एक प्रकार का नियत कांस्टेंट गति मोटर होती है। इसकी गति भार पर निर्भर नहीं करती है। तुल्यांकी मोटर में हंटिंग दोष के निवारण के लिए डेम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है, तुल्यांकी मोटर में हंटिंग दोष को दूर करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो डेम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं।
अब आ चुके हैं लोग कर्व का यानी कि वक्र का। देखिए वक्र सबसे पहले देखिए आर्मेचर धारा व फील्ड धारा के मध्य बनाया जाता है यानी भी वक्र। देखिए क्वेश्चन आता है भी वक्र किसके बीच बनाया जाता है, तो सबसे पहले याद कर लीजिए। देखिए आई ए यानी कि आर्मेचर धारा और आई एफ के बीच बनता है, यानी भी जो होता है ना, आप लोग इस टाइप से लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग का पेपर में आ सकता है। भी वक्र जो बनता है वह आई ए वर्सेस आई एफ के बीच बनता है। क्लियर है, यानी आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के बीच बनने वाले वक्र को बोलते हैं भी वक्र बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए उल्टा भी वक्र, तो उल्टा भी यानी कि देखिए आप लोग उल्टा भी इसे लिखिएगा ना, तो उल्टा भी वक्र जो बनता है कॉस फाई यानी कि शक्ति गुणांक जिसे हम लोग कॉस फाई बोलते हैं, कॉस फाई और फील्ड धारा यानी आई एफ के बीच बनता है। सिंपल में आप लोग को इस टाइप से याद करना पड़ेगा। इसका ट्रिक मेरे सामने ये देखिए, आप लोग केवल भी वक्र बोलेगा तो सबसे पहले देखिए आई आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो स्टार्टेज सीधा लिखना है तो हम ए से स्टार्ट करते हैं, और ये तो आप लोग को एफ लिखना ही पड़ेगा। वही अपोजिट भी बोलता है तो आप लोग को सिंपल वे में कॉस फाई का यूज कीजिए, कॉस फाई बाई आई एफ यानी फील्ड करंट का यूज कीजिएगा। क्लियर है। चलिए, यह एकमात्र मोटर जो इकाई अग्रगामी तथा पश्चगामी शक्ति के गुणक पर कार्य कर सकती है। यानी कि ये एक प्रकार का ऐसा मोटर होता है फ्रेंड जो लैगिंग और लीडिंग दोनों पर कार्य कर सकती है। क्लियर है। याद रखिएगा ये इकाई यानी यूनिटी, फिर लैगिंग और लैडिंग तीनों पे वर्क करता है ये। अब देखिए आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव, सबसे पहले आप लोगों को तीनों चीज में फोकस करवाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक यूनिटी होता है, एक होता है आप लोग का लीडिंग होता है, एक होता है आप लोग का लेगिंग होता है। तो देखिए तीनों वर्क आप लोग का सेम वे में करता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या लिख रहा है हमारे बीच में। आज काफ़ी लंबा क्लास होगा आप लोग का, क्योंकि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ पूरा इंपॉर्टेंस सही है इसलिए। देखिए इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग देखिए घर में जो करंट आता है तो उसको भी आप लोग मेजर करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप लोग के बीच में मेंशन करने जा रहा हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिरोध मापन, तो निम्न प्रतिरोध का प्राप्त होता है यानी जो सबसे कम जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो रेंज होता है वह 1 ओम होता है। क्या होता है, 1 ओम से कम होता है। निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन डबल ब्रिज व पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कम यानी लो रेजिस्टेंस को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ पोटेंशियोमीटर का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। पोटेंशियोमीटर में कुल 3 टर्मिनल होते हैं। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स पोटेंशियोमीटर में कुल कितने टर्मिनल होते हैं, तो देयर आर 3 टर्मिनल्स इन पोटेंशियोमीटर। पर मध्यम प्रतिरोध का प्रास होता है 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक होता है, यानी कि मीडियम जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो रेंज होता है 1 ओम से लेके होता है 100 किलो ओम के बीच में होता है। क्लियर है। या फिर आप लोग लिख सकते हैं 1 ओम से लेके लिख सकते हैं 0.1 मेगा ओम के बीच में होता है। मध्यम प्रतिरोध के मापन की सबसे बेस्ट विधि जो होता है व्हीट स्टोन ब्रिज होती है। फ्रेंड्स आप लोग व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़े होंगे। इट इज अ डिवाइस विच मेजर एन अनो रेजिस्टेंस, यानी एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो एक प्रकार का अनो रेजिस्टेंस को डिवाइड करता है। PQRS आप लोग पढ़े होंगे। और इसका प्रैक्टिकली को अगर मेजर करते हैं तो मीटर ब्रिज का भी यूज करते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसमें ग्लेवनोमीटर का जो वैल्यू होता है 0 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए उच्च प्रतिरोध इंसुलेटर प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर यानी कि मेगर का प्रयोग करते हैं। इस तीनों चीज़ को मैं एक बार में तीनों का तीनों समझा देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाएगा। देखिए सबसे पहले फिर रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस को 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहले एक होता है लो रेजिस्टेंस, एक होता है मिडिल रेजिस्टेंस, एक होता है हाई रेजिस्टेंस। तीनों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा। देखिए लो रेजिस्टेंस को मापने के लिए सबसे पहले केल्विन डबल ब्रिज यानी केल्विन डबल ब्रिज को मापते हैं या फिर पोटेंशियोमीटर का मापते हैं। क्लियर है। वही फ्रेंड मिडिल, तो मिडिल प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज का माप करते हैं यानी व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। वही फ्रेंड्स आप लोग को हाई हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं। ये तीनों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब लोग बात करना चाहते हैं नेक्स्ट का इंडक्टेंस का। देखिए आप लोग को देखिए सबसे पहले LCR लिखने का तरीका देखिए, LCR लिखिए। L फोर होता है इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है और रेजिस्टेंस होता है। तो प्रेरक यानी इंडक्टिव्स के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए निम्न गुणवत्ता कुंडलता यानी कि देखिए सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर जिसका आपका 1 होता है, यानी कि देखिए यानी कि 1 से जिसका कम होता है उसका प्रेरक तो मापने के लिए इंडक्शन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स इंडक्टेंस अगर किसी का एक, देखिए इंडक्टेंस यानी जिसका 1 से कम होता है उसके मापने के लिए हम लोग इंडक्शन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब देखिए जिसका फ्रेंड मिडिल यानी कि
एक से लेके आप लोग का 10 तक किसी का इंडक्टेंस मापना है, तो इसके लिए हम लोग मैक्सवेल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? वही फ्रेंड्स हम लोग बात करना चाहते हैं, एक होता है परिवर्ती यानी उच्च, यानी 10 से अगर अधिक का माप करना है तो उसके लिए हैज ब्रिज का यूज करते हैं, हैज ब्रिज का प्रयोग करते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रेरकत्व लिखिए आप लोग, यानी कि इसका इंग्लिश मुझे कन्फ्यूजन लिख रहा है ये। प्रेरकत्व लिखिए, सबसे पहले एक होता है लो। क्या लिखिए? लो। यानी कि आप लोग का जिसका एक से कम है, तो फ्रेंड एक से कम, सबसे पहले मान लीजिए एक, तो आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो बॉलिंग अच्छा स्कोर नहीं कर पाता एंडरसन, तो ओपनिंग करने आता तो यानी एंडरसन कर दीजिए। क्लियर है? अब देखिए, मिडिल ऑर्डर बॉलिंग करने के लिए कौन आता था? यानी मध्यम में 1 से 10 के लिए मैक्सवेल आता था, तो मैक्सवेल का यूज कर दीजिए। क्लियर है? और सबसे लास्ट में क्या करते थे? ब्रिज चढ़ जाते हैं, तो 10 से अगर ज़्यादा रहता तो हैरी ब्रिज का यूज करते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ट्रिक काम किया होगा। अब देखिए, परिवर्तित प्रेरकत्व को मापने के लिए ऑन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, यानी कि परिवर्तित चेंजिंग जो होता है फ्रेंड्स, उसको मापने के लिए ऑन ब्रिज का हम लोग प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर व अपव्यय कारक को मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का उपयोग करते हैं। यानी कि अगर आप लोगों का क्वेश्चन आता है कैपेसिटर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शेयरिंग के लिए करते हैं। वैसे भी आप लोग देते हैं घर में, आप लोग किसी का कैपेसिटर को आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं? शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए, देखिए, फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हम लोग विन्स ब्रिज की प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चंस काफी मात्रा में पूछता है, यानी फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए विन्स ब्रिज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी मापने के लिए विन्स ब्रिज का प्रयोग करते हैं। अपव्यय कारक को टैन डेल्टा प्रदर्शित करते हैं, यानी अपव्यय कारक को टैन डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। क्वालिटी मीटर, यानी कि देखिए, सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी क्यू मीटर जो होता है, वह सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन को मापने के लिए हैवीसाइड कैंपबेल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये भी आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन आएगा म्यूचुअल इंडक्शन को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हैवीसाइड कैंपबेल ब्रिज, हैवीसाइड कैंपबेल ब्रिज। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके फार्मूला अगर देखिएगा म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, आप लोग क्या कीजिए, ये लिख दीजिएगा इंटू L1 इंटू L2। ये भी आप लोगों का पेपर में पूछता है, तो क्लियर है? चलिए, इरर, मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। अब देखिए, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए तो मापित मान माइनस वास्तविक मान बटा मापित मान गुना 100 कर दीजिएगा। अब देखिए, इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से इसे कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं नया टॉपिक क्या रहा। फ्रेंड, इसे आप लोग खुद से कर लीजिए। देखिए, सुग्राहिता संवेदनशीलता का मापदंड क्या होता है? तो ओम प्रति वोल्ट होता है, या फिर प्रति एम्पियर भी इसे कहते हैं। अब देखिए, डिफ्लेक्शन टॉर्क आ गया, तो प्रारंभिक बलाघूर्ण होता है, इसका मान मापित राशि पर निर्भर करता है। एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, तो विक्षेपण बलाघूर्ण के विपरीत कार्य करने वाला बल को बोलते हैं नियंत्रण बलाघूर्ण बोलते हैं। एक होता है स्प्रिंग नियंत्रण बलाघूर्ण, इसका उपयोग ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों प्रकार के रखे जाने वाले उपकरणों में किया जा सकता है। इसका स्प्रिंग को ना फॉस्फरस ब्रॉन्ज का बना होता है, यानी कि फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। चलिए, गुरुत्वीय नियंत्रण बलाघूर्ण क्या होता है? देखिए, इसका उपयोग केवल ऊर्ध्वाधर रखे जाने वाले उपकरणों में किया जाता है। बात करते हैं डैम्पिंग टॉर्क का, तो फ्रेंड डैम्पिंग टॉर्क देखिए, इसमें कंपन को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आ चुके हम लोग भंवर धारा अवमंदक प्रणाली, तो यह सबसे बेस्ट अवमंदक प्रणाली होता है। इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं PMMC, यानी कि देखिए PMMC व प्रेरण ऊर्जा मीटर के लिए करते हैं। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आता है PMMC का प्रयोग के लिए कहाँ करते हैं? तो फ्रेंड्स, भंवर धारा अवमंदक के लिए करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट, तो देखिए जो इंपॉर्टेंस उसी को मैं बता रहा हूँ। मापन यंत्र प्रकार, तो मापन यंत्र के दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। तो सबसे अधिक एक्यूरेसी डिजिटल उपकरणों की होती है। अब देखिए, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी जो मशीन होता है, उसके कुल 3 प्रकार होते हैं। एक होता है विक्षेपण मशीन, एक होता है इंटीग्रेटिंग मशीन, एक होता है रिकॉर्डिंग मशीन। तो देखिए, विक्षोपन में हम लोग सबसे पहले AVO याद कीजिए। देखिए, AVO, A4 होता है आमीटर, V4 होता है वोल्ट मीटर, V4 होता है ओम मीटर। ये तीनों को हम बोलते हैं विक्षेपण यंत्र में। क्लियर है? और इंटीग्रेटिंग में हम लोग जो यूज करते हैं, यानी जिसका दोनों का समाकलन होता है, तो ऊर्जा मीटर और AH मशीन को करते हैं। और रिकॉर्डिंग यूज में किसका करते हैं? ग्राफिक्स का यूज करते हैं। चलिए, अब देखिए, इस चीज़ को मैं बताता हूँ, आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा ये। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। देखिए, आसपास रेखा ग्लैनोमीटर एक निरपेक्ष प्रकार का, इसको ध्यान नहीं देना। चलिए, PMMC, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। देखिए, PMMC,
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है। पी फॉर होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसका फुल फॉर्म आप लोग किसी भी हाल में याद कर लीजिए। अस्थायी चुंबक के रूप में एल्किनो। तो फ्रेंड याद रखिएगा, अस्थायी चुंबक में एल्किनो यानी एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है इसमें। क्लियर है। क्वेश्चन आ सकता है पीएमएमसी में किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो एल्किनो का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एकमात्र यंत्र जिसका प्रयोग रेखीय यानी लीनियर होता है या डीसी पर केवल कार्य करता है। सिंपल वे में याद रखिएगा, सबसे पहले पीएमएमसी का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। क्लियर है। और इसके साथ साथ इसमें क्या लगा होता है, तो एल्किनो होता है और ये रेखीय लाइन पर कार्य करता है। क्लियर है। चलिए, सबसे अधिक सुग्राहिता व सबसे कम शक्ति खपत करने वाला यंत्र क्या है, पीएमएमसी। क्लियर है। पीएमएमसी यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। अब देखिए अगला, इसकी गलती से एसी सप्लाई से जोड़ने पर इसका संकेतक शून्य पाठ्यक्रम के पास लगातार कंपन करता रहेगा। इसमें भंवर धारा अवमंदक प्रणाली प्रयोग में ली जाती है। चलिए अब बात करते हैं आमीटर का। इसी के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। चलिए आमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका परिपथ में देखिए, आमीटर क्या होता है, परिपथ में धारा मापने वाला यंत्र होता है। इसी परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। क्लियर है। अब देखिए, आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, यानी कि याद रखिएगा, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है काफ़ी कम होता है और आदर्श आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वह शून्य होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, यानी कि फ्रेंड देखिए, आमीटर, तो आमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, लेकिन आदर्श आमीटर की बात करते हैं तो शून्य होता है, यानी कि जीरो होता है। आमीटर का प्रयास बढ़ाने के लिए आमीटर को समांतर क्रम या फिर संट के क्रम में निम्न प्रयास का प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। सिंपल वे में आप लोगों को बता देते हैं। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा ना, आमीटर को प्रयास बढ़ाने के लिए इसे हम लोग क्या करेंगे, समांतर क्रम में निम्न प्रयास के प्रतिरोध को संयोजित करेंगे। क्लियर है। चलिए, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में निम्न क्रम का प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। चलिए वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर सबसे पहले देखिए, ये परिपथ में वोल्टता मापन यंत्र होता है। क्लियर है। और परिपथ में इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन वही आदर्श वोल्ट मीटर की बात करना चाहते हैं तो ये अनंत हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं चारों चीज में समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आ मीटर लिखते हैं तो देखिए, आ मीटर की बारे में बात करते हैं तो आ मीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो निम्न होता है। क्या होता है, ये निम्न होता है। ठीक है। और वही आदर्श आमीटर का बोलेंगे तो शून्य होगा। देखिए, आमीटर का क्या होता है, निम्न होता है। मैं लिख देता हूँ, देखिए निम्न होता है। वही आदर्श आमीटर की बात करना चाहेंगे तो वो शून्य होगा। जस्ट लाइक सेम वोल्ट मीटर की बात करना चाहते हैं तो ये उच्च होता है। और वही आदर्श आमीटर की बात कर वोल्ट मीटर की बात करना चाहेंगे तो वो अनंत होगा। देखिए, वोल्ट मीटर का प्रयास बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में उच्च क्रम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, यानी मल्टीप्लायर को जोड़ा जाता है। क्लियर है। ये फार्मूला को आप लोग लिख सकते हैं। ग्लैनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए ग्लैनोमीटर के श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर का संयोजित करते हैं, यानी मल्टीप्लायर का योग हम लोग करते हैं। चलिए, अब देखिए नोट, वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध निम्न या शून्य तथा धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध उच्च या अनंत होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वह निम्न या शून्य होता है। वही धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उच्च व अनंत होता है। बात करते हैं ओम मीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ओम मीटर यह परिपथ की सत्यता मापने वाला यंत्र है। तो बोलेगा ए डिवाइस विच मेजर कंटिन्यूटी ऑफ परिपथ परिपथ यानी सर्किट इज कॉल्ड ओम मीटर। देखिए, संट ओम मीटर, इसमें फ्रेंड्स शून्य बाई तरफ तथा अनंत तरफ दाई तरफ अनंत होता है। देखिए, सबसे पहले शून्य, सबसे पहले देखिए संट आमीटर। तो संट आमीटर देखिए, सबसे पहले आप लोग इस तरफ से बना दीजिएगा। इसमें शून्य जो तो वह लेफ्ट साइड कर दीजिएगा। ठीक है। और अनंत जो कीजिएगा वह राइट साइड कर दीजिएगा। ये होता है संट में। वही सीरीज की बात करते हैं। अगर सीरीज की बात करते हैं, जस्ट लाइक उल्टा कर दीजिएगा। एक सबसे पहले इन्फिनेटिव कर दीजिए, फिर शून्य कर दीजिएगा, यानी इन्फिनेटिव लेफ्ट साइड कर दीजिएगा और राइट साइड क्या कर दीजिएगा, जीरो कर दीजिए। ये होता है सीरीज में। और आप लोग को ट्रिक अगर याद होता है तो आप लोग भी कर लीजिए, मुझे भी बताइए। फिर से मैं बताना चाहता हूँ ओम मीटर। तो ओम मीटर के दो प्रकार होते हैं। एक होता है संट। देखिए, संट एक होता है SHUNT, एक होता है संट होता है, एक होता है सीरीज होता है। अब देखिए, संट की बात करना चाहते हैं तो मैं संट में क्या कीजिए, जीरो को लेफ्ट साइड कर लीजिएगा और इन्फिनिटी को राइट साइड कर लीजिएगा। वही बात करना चाहते हैं हम सीरीज का। तो सीरीज में क्या कीजिए, सबसे पहले इन्फिनिटिव कर दीजिए, इधर जीरो। अगर संट को आप लोग याद कर लिए तो सीरीज ऑटोमेटिकली आप लोग याद कर सकते हैं। प्रेरण ऊर्जा मीटर। देखिए, प्रेरण ऊर्जा मीटर सबसे पहले यह केवल एसी पर कार्य करता है, यानी कि केवल अल्टरनेटिंग करंट पर
कार्य करता है। इसमें भंवर धारा अवमंदक प्रणाली का प्रयोग में ली जाती है। प्रेरण ऊर्जा मीटर की प्रेशर कुंडली उच्च प्रेरकता यानी हाई इंडक्टिव प्रवृत्ति की होती है। इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रेरण ऊर्जा मीटर नियंत्रक का मात्रक जो होता है घूर्णन किलोवाट घंटा होता है, यानी घूर्णन किलोवाट घंटा होता है। क्रीपिंग तथा फेज त्रुटि ऊर्जा मीटर के दोष के कारण होता है। यानी कि फ्रेंड्स क्वेश्चन अगर आप लोग का पेपर में पूछता है कि क्रीपिंग जो होता है या फिर फेज त्रुटि जो होता है वह किसके कारण होता है, तो ऊर्जा मीटर में दोष के कारण होती है। चलिए, क्रीपिंग दोष निवारण के लिए एल्युमिनियम डिस्क पर विपरीत दिशा में दो छिद्र होते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछ सकता है, यानी इसमें कितना छेद होते हैं, दो छेद होते हैं। क्लियर है। चलिए, फेज त्रुटि से निवारण के लिए कॉपर शेडिंग रिंग का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन कल के पेपर में या फिर आप लोग अपकमिंग पेपर देते हैं तो आप लोग में आ सकता है। तो फेज त्रुटि के निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कॉपर शेडिंग रिंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं मैगर का। सबसे पहले मैगर देखिए, इंसुलेशन हाई रेजिस्टेंस को मापने वाला यंत्र होता है। क्लियर है। अब देखिए मैगर क्या होता है, डीसी शन जनित सीरीज ओम मीटर का सम होता है। मेगर में डीसी जनित्र की गति 160 आरपीएम तक होती है। इसमें इंसुलेशन प्रतिरोध को फेज व अर्थ के मध्य संयोजित किया था। फ्रेंड्स आप लोग बताइए फेज में कुल कितना तार होता है। सबसे पहले देखिए, एक होता है रेड होता है, फिर येलो होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, ब्लू होता है। ये भी आप लोग याद कर लिए, आर वाई भी, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इंसुलेशन प्रतिरोध को दोष होने पर इंसुलेशन प्रतिरोध में दोष होने पर मेगर शून्य पठ्यांक देगा। मेगर में नियंत्रण बला घूर्णन के लिए स्प्रिंग के स्थान पर कुंडली का प्रयोग किया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब आ चुके हम लोग दो और है, देख लेते हैं क्या है। तापीय यंत्र देखिए, एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है, यानी तापीय यंत्र जो होता है वह एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। सबसे पहले देखिए, उच्च आवृत्ति पर निम्न प्रास की धारा को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं तापीय यंत्र बोलते हैं। अब देखिए तापीय यंत्र के दो प्रकार है, एक होता है थर्मोकपल होते हैं, एक होते हैं हॉट वायर यंत्र होते हैं। थर्मो जो कपल होते हैं, याद रखिए इसका सिद्धांत जो होता है वह सीबेक प्रभाव होता है। क्या होता है, ये सीबेक प्रभाव पे सिद्धांत पे कार्य करता है। सबसे अच्छा थर्मोकपल जो होता है वह प्लेटियम और इरेडियम होता है, प्लेटियम ऑफ इरेडियम होता है। चलिए, और हॉट वायर जो सिद्धांत जो कार्य करता है वह उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनिक वाट मीटर, तो निम्न आवृत्ति पर उच्च परास की वोल्टता मापने वाले यंत्र को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर बोलते हैं। यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। इसका पैमाने आरेखीय होती है, यानी नॉन लीनियर होती है। इसमें द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली तथा स्प्रिंग नियंत्रण बलाघूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ चुके हैं शक्ति गुणांक मीटर। तो फ्रेंड शक्ति गुणांक मीटर के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए इसके बारे में, इसमें कुल कुंडलियों की जो शक्ति होती है इसमें कुल 3 होती है। याद रखिएगा, शक्ति गुणक मीटर जिसे कॉस फाई कहते हैं, इसमें कुल कुंडलियों की जो संख्या होती है वह 3 होती है। क्लियर है। जिसमें एक जो होती है वह धारा कुंडली होती है और दो होती है वोल्टता कुंडली होती है। क्लियर है। चलिए, इसको ट्रिक है याद करने के लिए, शक्ति तीनों का लिखते हैं ना, तो एक का दो कीजिए। अब करंट को हम लोग आई से लिखते हैं, तो आई देखिए 1 जैसा लग रहा है। अब वोल्ट लिखते हैं तो भी लिखते हैं, देखिए दो चिन्ह का यूज किया तो यहाँ पे दो कर सकते हैं। क्लियर है। ये ट्रिक है। दोनों वोल्टता कुंडली के एक दूसरे को 120 डिग्री के कोण पर स्थापित करता है। इसके लिए आप लोग क्या कहते हैं, चलिए हटाइए उतना ठीक रहे। इसके लिए याद कीजिए फ्रेंड 360 डिग्री है ना, कुल कुंडली की संख्या कितना था, 3 था। तो 360 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना है 120 डिग्री, तो ये आ गया। क्लियर है। चलिए, इसमें बाह्य नियंत्रक बलाघन की आवश्यकता नहीं होती है। अब आ चुके हैं वाट मीटर। इसमें सदैव औसत शक्ति मापन करते हैं, यह सदैव औसत शक्ति मापन करता है। यानी कि क्वेश्चन अगर आप लोगों के पेपर में आता है कि औसत शक्ति मापन कौन करता है, तो वाट मीटर करता है। इसकी वोल्टता कुंडली तथा उच्च प्रतिरोध प्रवृत्ति की होती है। यानी कि फ्रेंड इसकी जो वोल्टता होती है वह उच्च प्रतिरोध व प्रवृत्ति की होती है। इसका अधिकतम जो विक्षेपण होता है वह 300 डिग्री तक होता है। चलिए, अब बात करते हैं मल्टीमीटर का। सबसे पहले मल्टीमीटर का एक अन्य जो नाम होता है उसे बोलते हैं बहुमापी। क्या बोलते हैं, बहुमापी, या फिर ए भी ओ मीटर भी बोलते हैं। ए भी ओ, ए फोर होता है अल्टर सॉरी करंट को मापता है, यानी कि करंट को मापेगा। बी फोर पोटेंशियल यानी कि वोल्ट को मापेगा। ओ फोर ओम को मापेगा। क्लियर है। यानी आ मीटर वोल्ट मीटर और ओमिक मीटर। परिपथ में वोल्टता धारा और प्रतिरोध को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर। देखिए, परिपथ में धारा तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, वोल्टता किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। धारा किससे मापते हैं, ए मीटर से मापते हैं। और प्रतिरोध को किससे मापते हैं, ओ मीटर से। इसी को शॉर्टकट में ए भी ओ कहा गया। क्लियर है। और ऐसे ही बहुमापी भी कहा जाता है। यह एसी डीसी दोनों पर कार्य कर सकता है। क्लियर है। चलिए, टोंग टेस्टर, तो फ्रेंड इसका अन्य जो नाम होता है क्लैंप ऑन मीटर होता है। टोंग टेस्टर धारा
ट्रांसफर बल के आमीटर का सम होता है, या जो कार्य करता है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है कार्य वितरण लाइनों में धारा मापने वाला यंत्र होता है। चलिए बस कुछ कुछ ही बाकी फ्रेंड, बस देख लीजिए, ये आप लोगों को पूरा मैं बताऊंगा, कुछ कुछ है। चलिए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग, काफ़ी। चलिए अब देखते हैं, मेजर हो गया, आप लोग को नेक्स्ट बता रहा हूँ। देखिए धारा ट्रांसफार्मर, देखो तो देखिए सबसे पहले धारा ट्रांसफार्मर पारेषण लाइनों में धारा मापने का यंत्र होता है। यह एक स्टेप ट्रांसफार्मर होता है। इसकी द्वितीय वांडी को कभी खुला नहीं रखा जाता है। एल वी डी टी, तो फ्रेंड एल वी डी टी के बारे में हम लोग बातें करना चाहते हैं। देखिए एल वी डी टी, सबसे पहले देखिए एल फोर होता है लीनियर, वी फोर होता है वेरिएबल, डी फोर होता है डिफरेंशियल और टी फोर होता है ट्रांस, यानी कि लीनियर, वेरिएबल, डिफरेंशियल, ट्रांस होता है। क्लियर है? ये भी जो वर्क करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ट्रांसफार्मर कोर का रेखीय फलन होता है, यानी कि ये जो फलन जो होता है वह रेखीय फलन होता है। मशीनों में रोटर की गति को मापने के लिए टैकोमीटर यानी कि टैकामीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो रोटेटिंग करता है ना उसको मापने के लिए वो टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसे भी आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए अब आ चुके हैं उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उत्पन्न सदैव एसी में होता है। उत्पादक मानक आवृत्ति भारत में, देखिए भारत में जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी जो आवृत्ति होता है 50 हर्ट्स होती है। क्लियर है? देखिए 50 हर्ट्स होती है, उसके साथ साथ याद रखिएगा, और परसेंट बोले तो प्लस प्लस माइनस 3% के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड वही अगर बोलता है कुल चक्र कितना होता है, साइकिल जो बनता है इसमें 100 साइकिल बनता है। ये भी क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी है, पूछ सकता है। क्लियर है? हर्ट्स कितना होता है 50 हर्ट्स बोलता है। क्लियर है? वोल्ट बोलते हैं तो 220 वोल्ट बोलते हैं। क्लियर है? और परसेंट बोलते हैं तो 3%। वही यूएसए की बात करना चाहता है तो यूएसए में 60 हर्ट्स होती है। चलिए मानक उत्पादन वोल्टेज, तो फ्रेंड सबसे पहले याद रखिए मानक उत्पादन वोल्टेज जो होता है वह 1 kV की होता है, यानी 11 kV होता है। वह अधिकतम उत्पादन जो वोल्टेज होती है वह 33 kV तक होता है। यानी मानक जो होता है आप लोग का वह 11 kV होता है, वही अधिकतम जो होता है वह 33 kV के बीच में होता है। पारेषण व वितरण मुख्यतः तो ओवरहेड चालकों के द्वारा होता है तथा इसके ऊपर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता है, यानी इसके ऊपर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता है। चलिए अब आप लोग देखिए ओवरहेड चालक चालक के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए इसे ओवरहेड चालक जो वर्क करता है वह ACSR निर्मित से होता है, यानी ASCR। आप लोग क्या कीजिए ASCR का फुल फॉर्म याद कर लिए। सबसे पहले होता है A4 होता है एल्यूमिनियम, C4 होता है कंडक्टर होता है, S4 होता है स्टील होता है, R4 होता है रेनफोर्स, यानी स्टील प्रबलित एल्यूमिनियम चालक कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए एल्यूमिनियम चालकों की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसका आकार जो होता है वह केल्विन नियमानुसार होता है, यानी कि मैं इसका जो आकार होता है वह केल्विन नियमानुसार लिया जाता है। ये क्वेश्चंस आप लोगों का मे भी पॉसिबिलिटी है, पूछ सकता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए बात करना चाहते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। तो पारेषण लाइनों में हानियों को कम करने के लिए पारेषण सदैव उच्च वोल्टता पर किया जाता है, यानी कि हमेशा याद रखिएगा ये उच्च वोल्टों पे कार्य करता है। जैसे पी एल इज क्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v² कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए पारेषण लाइनों की धारा वाहन क्षमता जो होती है के अनुसार बनाया जाता है। अब देखिए पारेषण, प्राथमिक पारेषण जो वोल्टेज होते हैं वह 765 kV, फिर 400 kV, 220 kV, 132 kV। अद्वितीय पारेषण जो होते हैं वह 66 kV, 33 kV होती है। चलिए अब देखिए इसमें भारत में अधिकतम पारेषण जो वोल्टता होती है 765, ये क्वेश्चन पूछता है। तो भारत में अधिकतम जो पारेषण जो वोल्टता होते हैं 765 kV होते हैं। क्लियर है? पारेषण वोल्टता सदैव लाइन से लाइन आरएमएस में होते हैं। याद रखिए ये लाइन से लाइन आरएमएस वोल्टेज में होते हैं। चलिए मैं बातें करना चाहता हूँ लाइन वोल्टेज का। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो दो फेजों के मध्य जो वोल्टेज होता है, यानी दो फेजों के मध्य जो वोल्टेज होता है उसे बोलते हैं लाइन वोल्टेज। क्लियर है? यानी दो फेजों के मध्य जो वोल्टेज होता है उससे बोलते हैं लाइन वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज और न्यूट्रल के बीच जो लाइन और न्यूट्रल के बीच जो होता है उसे बोलते हैं फेज वोल्टेज। चलिए वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण लाइनों को वोल्टता ड्रॉप के अनुसार निर्मित किया जाता है। उपभोक्ता सिरे पर या लो वोल्टेज लाइन ±6% होती है। मीडियम वोल्टेज जो होता है वह 9% होता है, वही EHV लाइन जो होता है वह 12.5% होती है। क्लियर है? देखिए वितरण लाइनों को डिस्ट्रीब्यूटर लाइन भी कहते हैं तथा एक वितरक फीडर व सर्विस लाइन को आपस में जोड़ता है। देखिए वितरण के प्रकार बता रहा हूँ। तो वितरण के प्रकार सबसे पहले देखिए
प्राथमिक वितरण। तो फ्रेंड्स याद रखिए, प्राथमिक वितरण जो होता है वह 11 केवी होता है, यानी 11 किलो वोल्ट होता है, जो कि थ्री फेज यानी थ्री फेज या थ्री वायर प्रणाली होती है। और सेकेंडरी जो होता है वह 400 वोल्ट होती है, और ये जो होता है वह 230 वोल्ट होती है, और यह थ्री फेज और चार फेज प्रणाली होती है। सर्विस लाइन वितरक तथा उपभोक्ता मीटर को आपस में संयोजित करता है, और फीडर जो होता है वह जीएसएस का वितरक को आपस में संयोजित करता है। अब आ चुके हैं बस बार के बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा, बस बार जो होता है वह एल्युमिनियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एल्युमिनियम की। बस बार पर वास्तविक शक्ति, प्रतिघाती शक्ति और शक्ति कोण के मान होते हैं। यह बस तीन प्रकार की होती है। तो फ्रेंड देखिए, तीनों में बता रहा, वोल्टेज नियंत्रित होती है, फिर लोड बस होता है, और एक होता है स्विमिंग बस होती है। अब तीनों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक ही बार में। देखिए वोल्टेज नियंत्रित देखिए क्या होता है, यानी पीवी बस, यानी कि देखिए पीवी बस यानी वोल्टेज नियंत्रित को बोलते हैं पोटेंशियल वोल्ट, ठीक है। तो जिसमें पी अभी ज्ञात रहता है, यानी पी अभी ज्ञात रहेगा, क्लियर है। और क्यू और डेल्टा अज्ञात रहेगा, उससे बोलते हैं वोल्टेज नियंत्रित, यानी कि इसे पीवी बोलते हैं, क्लियर है। वही पी क्यू के बोलेंगे ना, तो इसमें पी या क्यू ज्ञात रहेगा। अब बच क्या गया? वी और डेल्टा, तो वी क्यू क्या रहेगा? अज्ञात रहेगा। और शक्ति प्रणाली में सबसे अधिक बस बार पीक्यू का प्रयोग करते हैं। अब एक होता है स्विंग बस। तो स्विंग बस में क्या होता है? भी और डेल को ज्ञात करते हैं, पीक्यू अज्ञात रहता है। तो ये तीनों कंडीशन को में ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फिर वोल्टेज। तो वोल्टेज में क्या होता है? पी और भी ज्ञात होता है, क्लियर है। पी भी ज्ञात रहेगा, तो आपका क्यू और डेल्टा क्या अज्ञात रहेगा। फिर होता है लोड में। तो लोड में याद रखिए पी और आप लोग का इसमें क्यू ज्ञात रहेगा, क्लियर है। और आप लोग का भी और डेल अज्ञात रहेगा। और लास्ट आप लोगों को क्या कीजिए, भी और डेल याद कर लीजिएगा, पी क्यू को अननो कर दीजिएगा। देखिए ऊर्जा स्रोत, तो इसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी स्रोत। तो फ्रेंड ये आप लोग काफ़ी अच्छे से इसे आप लोग खुद से कर सकते हैं। इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, क्लियर है। देखिए आप लोग कोयला के बारे में पढ़ेंगे, इसे काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो आप लोग के लायक होगा उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंस मुझे लग रहा है। तो देखिए आप लोग का इसमें सबसे इम्पोर्टेंस देखिए, इसमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंस फ्रेंड जो मुझे लग रहा है वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये सारे वैसे इंपॉर्टेंस आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए इसमें सुरक्षा फ्यूज भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है ये। तो देखिए सुरक्षा युक्ति यानी प्रोटेक्शन डिवाइस फ्यूज, यह सबसे सस्ती सुरक्षा युक्ति होती है। इसे फेज वायरों के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और यह शीशा और टीन की बनी होती है। इसमें टीन के प्रतिशत होता है 63% होता है, और शीशा होता है 33% होता है, क्लियर है। और टेम्परेचर 183 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी इसमें लिखा नहीं लेकिन होता है। चलिए फ्यूज पदार्थ के गुण होता है निम्न गलनांक और उच्च चालकता होता है। अब फ्यूज पदार्थ में देखिए सबसे पहले आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी जो होता है ना, यानी फ्यूज पदार्थ में प्रवाहित धारा जो होता है व्यास के 1.5 टाइम्स होते हैं, क्लियर है। अब देखिए फ्यूजिंग गुणांक का मान हमेशा इकाई से अधिक होता है। ये क्वेश्चन आप लोग का एलपी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। फ्यूजिंग गुणांक का जो मान होता है हमेशा इकाई से अधिक होती है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सही है। अब देखिए एच आर एस का फुल फॉर्म आ सकता है। तो एच आर एस का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई रिपीटिंग कैपेसिटी। फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 व फीट फैट के जो होता है 1.4 से 1.7 तक होता है। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला फ्यूज जो होता है वह एच आर सी फ्यूज होता है। अब देखिए एम सी बी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद कीजिए आप। तो एम सी बी का फुल फॉर्म फ्रेंड सबसे पहले याद कीजिए, एम सी बी को बोलते हैं हम लोग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब देखो एक होता है ए सी बी भी आता है। तो ए सी बी का फुल फॉर्म क्या लिखिएगा? तो एयर सर्किट ब्रेकर। फिर फ्रेंड्स आता है डब्ल्यू सी बी, यानी कि वाटर सर्किट ब्रेकर। तो ये सारे फिर होता है। देखिए अगला, तो देखिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, इसका कोई भी भाग मरम्मत योग्य नहीं होता। अब देखिए एक होता है एमसीबी के प्रकार। तो फ्रेंड्स देखिए एक होता है ग्रीन नोब, जिसे एल सीरीज कहते हैं। तो लाइटिंग और रेजिस्टेटिव लोड में करते हैं, यानी कि देखिए जो गीजर होता है, हीटर, ओवन होता है, इसमें ग्रीन नोब होता है, क्लियर है। और ब्लू नोब जो होता है उसमें हम लोग जी सीरीज कहते हैं। इसमें एसी फ्रिज के लिए हम लोग करते हैं, जो कि इंडक्टिव लोड होता है। अब यानी जिसमें लाइट होता है, यानी जिसमें लाइट होता है ना उसमें जैसे देखिए हीटर हो गया, गीजर हो गया, इसमें क्या होता है? लाइट होता है। तो लाइट वाले को हम लोग बोलते हैं एल सीरीज में, क्लियर है। और जो फिर इंडक्टिव लोड होता है, यानी जो लोड लेते हैं जैसे मोटर हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब ब्लू नोब कहलाता है। अब देखिए ब्लैक नोब और रेड नोब आप लोग का आइसोलेटर डीसी परिपथ होता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले फ्रेंड एमसीसीबी का, तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है। ईएलसीबी तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। आरसीसीबी तो रेसिड सर्किट करंट सर्किट ब्रेकर होता है। वीसीबी
वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। रिले विद्युत प्रणाली में आने वाले फॉल्ट को अनुभव करने वाले युक्ति को क्या बोलते हैं? रिले कहते हैं। अब एक होता है बुकोल्ज रिले। तो ऑयल ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए बुकोल्ज रिले का प्रयोग करते हैं, या गैसीय प्रचलित रिले होती है। अब देखिए थर्मल रिले, तो मोटर की ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। अब ट्रांसलर रिले क्या होता है? फीडर की सुरक्षा प्रदान करता है। दूरी रिले, ओवरहेड लाइनों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। एक होता है प्रतिघात रिले। तो प्रतिघात रिले क्या होता है फ्रेंड? कम दूरी की लाइनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिस रिले का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं प्रतिघात रिले। क्या बोलते हैं? प्रतिघात रिले बोलते हैं। एक होता है प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा अगर बोलेंगे तो मध्यम दूरी के लिए होता है। क्या होता है? ये मध्यम दूरी के लिए होते हैं। एक होता है म्यू यानी एडमिटेंस, जो होता है वह लंबी दूरी के लाइनों को सुरक्षा के लिए करते हैं। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब देखिए बस थोड़ा सा बचा हुआ है। देखिए परिपथ वियोजक, तो यानी सर्किट ब्रेकर। सबसे पहले याद रखिएगा, ये आप लोग का एमबी होती है। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। जो इंपॉर्टेंस है मैं आप लोग को सारे इंसुलेटर आप लोग पढ़े होंगे। और फ्रेंड इसमें आप लोग को जो ध्यान देने के वाला योग्य जो है, आप लोग को फोकस थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखिए इसमें आप लोग इल्यूमिनेशन पे ध्यान दीजिए। देखिए प्रकाश का रंग प्रकाश का रंग जो था आवृत्ति व तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो ये आप लोग ध्यान रखिए। देखिए प्रकाश का जो रंग होता है वह आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है, देखिए 3800 एंगस्ट्रॉम, यानी एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम या फिर 7600 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। अब देखिए इसका ऐसा ही मात्रा पूछता है पेपर में। सबसे पहले याद कर लिए ज्योति फ्लक्स का। तो फ्रेंड ज्योति फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक होता है उसे बोलते हैं ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए ज्योति तीव्रता होता है। तो ज्योति तीव्रता को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, कैंडेला होता है या फिर ल्यूमेन होता है या फिर अस्ट्रेंडियम होता है। ठोस कोण को क्या बोलते हैं? अस्ट्रोंडियम बोलते हैं। प्रदीप्ति, देखिए एक क्वेश्चन पिछले साल का है। प्रदीप्ति कैसे है? मतलब क्या होता है? लक्स। और लक्स कौन बोलते हैं? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और प्रदीप्ति दक्षता का होता है ल्यूमेन पर वाट होता है। अब देखिए इसे भी आप लोग देख सकते हैं ये। अब देखिए प्रतिलोम वर्ग नियम। तो फ्रेंड्स प्रतिलोम वर्ग मीटर क्या होता है? प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित तल पर पहुंचने वाला प्रकाश तल के प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये होता है। क्लियर है? अब देखिए एक होता है लैम्बर्ट का क्योजिया नियम। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग क्या कीजिए, देखिए प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित तल पर पहुंचने वाला प्रकाश किरण तथा अभिलंब के मध्य का जो कौन होता है उसे बोलते हैं, यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा यूज करना है। अब ए का फॉर्मूला क्या आया था? देखिए ए इज देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इनटू कॉस थीटा यूज कीजिए। क्लियर है? चलिए, अब देखिए मरकरी वेपर लैंप यानी जिसे बोलते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब तथा हाइड्रोजन लैंप हॉट कैथोड के उदाहरण है, जबकि सोडियम वेपर लैंप नियोन लैंप के उदाहरण है। जो आप लोग जो घर में यूज करते हैं एलईडी जो यूज करते हैं वह नियोन होते हैं। क्लियर है? या जो छोटा छोटा जो आप लोग देखते होंगे जो लाइट होता है वह नियोन बेस्ड होते हैं। अब CRI तो फ्रेंड कलर रेंडेंसिंग इंडेक्स का होता है। अब ये सारे देख लीजिए लैंपों के प्रकार लिख रहा है ये। बस ये आप लोगों को सारी चीज़ों को करना। अब देखिए CFL का फुल फॉर्म देख लीजिए। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। लाल रंग की एलईडी का अगर वोल्टेज क्या होता है? 1.8 वोल्ट होता है। इसका प्रयोग जानते हैं आप लोग सजावटी में करते हैं। क्लियर है? आप लोग ऑन ऑफ में भी किए होंगे इसका। और फ्रेंड देखिए इसमें आप लोग को पता होगा, देखिए सजावटी बल्बों की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक बल्ब फ्रेशर बल्ब होता है तथा एक कम क्षमता का बल्ब होता है एवं स्वयं प्रकाशित नहीं होता है। गैस भरा धात्विक फिलासेंट में क्लैंड फिलामेंट होता है। अब देखिए सोडियम पेपर लैंप है, तो यह एक ठंडा कैथोड लैंप होता है। इसमें सोडियम तथा आर्गन गैस भरी होती है। देखिए याद रखिएगा इसमें सोडियम तथा आर्गन गैस भरी होती है। यानी कि याद रखिएगा जो जो आप लोग देखते हो घर में जो पीला कलर का बल्ब यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। क्लियर है? और गर्म होने पर हीट होने पर ये मोनोक्रोमेटिक यानी कि येलो कलर को प्रदान करता है ये। और एक प्रकार का ठंडा कैथोड लैंप होता है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए इसमें सोडियम आर्गन गैस भरी होती है। प्रारंभिक अवस्था में सोडियम ठोस अवस्था में रहता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम वेपर लैंप में शुरू में सोडियम किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। क्लियर है? इसी कारण आर्गन के कारण इसका प्रारंभिक प्रकाश लाल रंग का होता है। अब देखिए पूर्ण प्रकाशित 10 से 15 मिनट में होता है और पीला कलर देता है। ठीक है?
ये एक प्रकार का मोनोक्रोमेटिक या प्रकार का प्रकाश देता है। प्रारंभ में उच्च वोल्टता देने के कारण इसे लीकेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब आ चुके हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो ट्यूब का आंतरिक सतह फ्लोरोसेंट पाउडर द्वारा लेपित होता है। इसका टंगस्टन फिलामेंट को बेरियम और स्ट्रोंशियम के लेपित होता है, यानी कि बेरियम और स्ट्रोंशियम के द्वारा होता है। क्लियर है। अब देखिए यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य कर सकती है। इसमें अस्टेवो स्पिक प्रभाव उत्पन्न होता है। यह एक प्रकार का हॉट कैथोड का लैंप होता है। यानी कि क्वेश्चन अगर आप लोगों के पेपर में आता है कि हॉट कैथोड का लैंप कौन सा होता है, तो आप लोग सिंपल वे में आप लोग काफ़ी अच्छे से फ्लोरोसेंट ट्यूब लिख सकते हैं। इसमें स्टॉन्टिंग में हाई वोल्टेज तथा रनिंग के समय धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक का प्रयोग करते हैं, जिसे सप्लाई में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसे ग्लो प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब के रंग, तो फ्रेंड्स देखिए सारे का कलर अलग अलग होता है, देख लीजिए कुछ कुछ। क्लियर है। चलिए ये रहा हमारा फुल नोट्स। ये हमारा नहीं रहा, कौटल्य सर का रहा, जो काफ़ी बढ़िया था, हमें अच्छा लगा, इसलिए आज मैं आप लोग के बीच में पूरे के पूरे पढ़ दिया हूँ। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं देने का प्रयास किया हूँ। और फ्रेंड्स मैं अब मिलता हूँ थोड़ा देर में, फिर मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। 1 मिनट। तो फ्रेंड चलिए आज मैं फिर से एक आप लोग की जो फार्मूला सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले पूरा फार्मूला, सबसे पहले देखिए क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। और क्यू का यूनिट क्या होता है, कुलॉम होता है। क्लियर है। और आई का क्या होता है, एम्पियर। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। फिर क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी भी होता है। क्लियर है। फिर क्यू टी बराबर एन ई भी होता है, जहाँ ई फोर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। एन फोर क्या होता है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, जिसे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, देखिए 1 एम्पियर का वैल्यू होता है 6.24, सॉरी 6.24 इंटू 10 to पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10 to पावर -19 कुलॉम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को याद करना है। देखिए सबसे पहले भी, तो भी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा क्यू होता है। अब इसका देखिए वर्क कैसे, मतलब क्या होता है, जूल, जूल पर कुलम, इसे ही वोल्ट बोलते हैं। अब भी बराबर क्या होता है, ओम का नियम से भी बराबर आई आर होता है। पावर का फॉर्मूला देखिए पी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बटा टी। और फ्रेंड्स पी शक्ति, शक्ति बोलते हैं, जो जूल बाय सेकेंड, इसे हम लोग वाट भी बोलते हैं। और वाट सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल भी कहते हैं। अब देखिए पी का फॉर्मूला होता है वी आई। तो पी इक्वल टू वी आई भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर आई भी लिख सकते हैं, या फिर आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए केसीएल की बात करना चाहते हैं, यानी कि क्रिचॉप्स का करंट रूल, जिसे हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, यह सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कार्य करता है। इसमें जो सम ऑफ करंट जो होता है वह जीरो होता है। क्या होता है, ये जीरो होता है। एक होता है केवीएल, यानी किरचॉप्स का वोल्टेज रूल। तो फिर ये जो वर्क करता हुआ किरचॉप्स, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। इसमें वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। अब देखिए सीडी रूल। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए इसमें सीरीज और यानी कि एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल, तो दोनों वाले आप लोग कर सकते हैं इसे। सबसे इंपॉर्टेंस आप लोग को डेल्टा डेटा कंजर्वेशन। तो देखिए डेल्टा डेटा कंजर्वेशन के लिए देखिए सबसे पहले याद रखिए, अगर आप लोग को डेल्टा से, देखिए मैं बता रहा हूँ ध्यान से रखिएगा, अगर डेल्टा से, सॉरी, स्टार से डेल्टा में बदलने का रहेगा ना, तो याद रखिएगा, यानी रेजिस्टेंस में चेंज करना होगा ना, तो पहला वाला का तीसरा से क्या 3 गुना कर दीजिएगा, इससे भी 3 गुना 3 गुना। और इसमें एल यानी कि इंडक्टेंस का भी चेंज करने के लिए 3 टाइम्स कीजिएगा, लेकिन कैपेसिटेंस चेंज करने के लिए 3 से आप लोग डिवाइड कीजिएगा। और डेल, तो डेल्टा से अगर स्टार में चेंज करना चाहते हैं तो देखिए डेल्टा, डेल्टा अगर लिखते हैं, डेल्टा से स्टार करना चाहते हैं, मैं बदलना चाहते हैं, तो डी से डेल्टा डी फोर डिवाइड, यानी कि रेजिस्टेंस को इससे चेंज करना चाहते हैं, इससे क्या किया, 3 से डिवाइड कीजिएगा। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, और एक कैपेसिटर के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब देखिए एक होता है पॉलीफेज। तो फ्रेंड्स देखिए पॉलीफेज में क्या होता है, आई एल बराबर क्या होता है, आई पी एच होता है। अब पी वी पी बराबर क्या होता है, फेज बराबर लिखता है वी एल बाई रूट टू होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए मैं नोट्स आप लोग को दिखा रहा हूँ। और देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू लेंथ बाय एरिया। और हम लोग फ्रेंड जानते हैं, ये देखिए रो है, तो रो रो को क्या लिख देते हैं, 1/सिग्मा लेंथ बाय एरिया। क्लियर है। अब देखिए इसका ऐसा ही मात्रा क्या लिखा है, रो का ऐसे मात्रा होता है ओम मीटर होता है, या फिर रो का ऐसे मात्रा ओम मीटर होता है, और इसका यानी सिग्मा का लिख रहा है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, तो इसी को बोलते हैं सिग्मा पर मीटर। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को करना पड़ेगा। फिर देखिए कलर कोड है, तो कलर कोड के लिए आप लोग याद किए होंगे क्लास 12 में, बीबी रो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड सिल्वरिंग। तो जिसमें आप लोग को ये भी याद करना है, अगर कोई कलर नहीं दिया था तो हम लोग 20% लेते हैं। अब देखिए इंडक्टिव पावर, ये सारी फार्मूला को आप लोग को देखना पड़ेगा, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप लोग को नहीं हो पाएगा। देखिए सारे क्वेश्चंस को आप लोग को एक शॉर्ट वे में आप लोग कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये, देख लीजिए।
चाहे आप लोग को पीक वैल्यू हो, चाहे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो, चाहे फिर आप लोग का पीक फैक्टर हो, चाहे फिर कॉस फाई हो, सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, इससे पहले भी बताया हूँ। और ये नोट्स आप लोग देख लीजिए किस टाइप्स का है ये। तो ऐसा नोट्स है, आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं इससे। ये सारी चीज़ों को देख लीजिए, ये सारी चीज़ों को देख लीजिए, वन वे में काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं आप लोग। तो देख लीजिए, ये आप लोग सीरीज रेजोनेंस है, मैं आप लोगों को बता दिया था रेजोनेंस क्या होता है, सारी चीज़ों को मैं बताया हूँ, इसलिए मैं डिस्कस फिर से नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए मैग्नेटिक सर्किट, तो इससे क्वेश्चन आता है एमएमएफ यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो इसका यूनिट क्या होता है, सबसे पहले एम्पियर टर्न होता है, इस चीज़ को याद कर लीजिए। फिर फ्रेंड रिएक्टेंस क्या होता है, ये सब सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिए। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला के इंटू एल वन इंटू एल टू रूट में होता है। फिर के का निकाल एम बाय अंडर रूट एल वन। तो ये सारे को फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये फ्रेंड्स कर लीजिए आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रांसफार्मर की बारे बात करना चाहते हैं तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, 4.4 फ्रीक्वेंसी एन। फिर लिख रहा है आप लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर के का फॉर्मूला एन टू बाई एन वन बराबर ई टू बाई ई वन। तो ये सारे को आप लोग देख लीजिए। आइसोलेशन में के बराबर वन होता है, स्टेप अप में के इज ग्रेटर दैन, उसके आप लोग का वन से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप लोग पूरा कर लीजिए। फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, जब पावर ऑफ कॉपर बराबर पावर ऑफ आयरन होता है। और डीसी जनरेटर, देखिए डीसी जनरेटर से आप लोग को क्वेश्चन आएगा तो देखिए सबसे पहले इजी। तो फ्रेंड देखिए ईएमएफ ऑफ जनरेटर के लिए क्या होता है, एन पी फाइव जेड बाई 60 होता है। लैप रहेगा तो देखिए ए लैप में ए को बराबर पी कर दीजिएगा, क्लियर है। और वेब में ए हमेशा दो होता है, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देख लीजिए ये भी फार्मूला को आप लोग को ध्यान में रखना। डीसी जनरेटर के लिए ये जो करंट वाला होता है, इसमें आप लोग का जनरेटर में प्लस होता है। देखिए सिंपल वे में देखिए, सबसे पहले इजी लिखना चाहता है जनरेटर के लिए, क्लियर है। तो हम लोग जाते हैं भी इक्वल टू आई आर होता है, सबसे पहले भी लिखेंगे। तो भी ए मान लीजिए किए, ठीक है। तो आई की जगह आर लिखिए, तो दोनों में ए कर दीजिएगा, क्लियर है। वही अगर मोटर की बात करते हैं तो भी ए ई एम अगर करते हैं तो आप लोग भी ए यहाँ पे केवल माइनस करना था, आई ए और आर ए। अब यहाँ से आप लोग इक्वेशन काफ़ी अच्छे से निकाल सकते थे। अब देखिए डीसी मोटर के बारे में भी आप लोग के सामने लिख रहा है, काफ़ी वे में आप लोग कर सकते हैं। देखिए थ्री फेज मोटर, तो देखिए इसे इनसिंक्रोनस मोटर कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रोटर और सिंक्रोनस इक्वल नहीं होते हैं। तो ये सारे फार्मूला को आप लोग कर सकते हैं। तो एन एस यानी कि सिंक्रोनस नंबर ऑफ सिंक्रोनस होता है 120 F/P होता है। फिर रोटर अगर देखिए नंबर ऑफ रोटर निकालने बोले नहीं एन आर निकालने बोलेगा, तो सिंपल वे में आप लोग क्या कीजिएगा, वन माइनस स्लिप यानी वन माइनस स्लिप इंटू एन एस कर लीजिएगा, क्लियर है। और वही एन आर, तो ये सारी चीज़ को कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट से ये। स्लिप स्पीड के लिए होता है एन एस माइनस एन आर होता है। वही केवल आप लोग को स्लिप बोलेगा तो एन एस माइनस एन आर बाई एन एस कर लीजिएगा, परसेंट के रूप में भी होता है। ये देख लीजिए रुका हुआ वोल्टेज एन आर बराबर एन एस। वन फेज मोटर, फिर टू फेज मोटर, थ्री फेज मोटर, सारी चीज़ को मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। तो ये रहा शॉर्ट नोट्स रहा, क्लियर है। तो कैसा लगा आप लोग बताइए, और आप लोग को यूज होगा तो फ्रेंड्स आप लोग क्वार्टरली क्लासेस पे जाकर देख सकते हैं, क्लियर है। काफ़ी अच्छा था ये। चलिए थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।